क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? क्या मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? इस्लाम बड़ा या मुल्क? ओवैसी साहब, देश को ज्यादा किसने लूटा? ओवैसी साहब, अंग्रेजों ने या मुगलों ने? मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में आप कौन सा नेता मानते हैं? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं नहीं अडल्ट्री करो मगर कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान गलत था? बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान का सबसे काबिल तरीन पढ़ा लिखा नेता हुआ है अभी तक, और कोई नहीं है अभी तक। अगर बंदूक उठाएगा कोई भी, तो टेररिस्ट है। जो कोई बंदूक उठाएगा वो टेररिस्ट है और उनको फांसी ओवैसी साहब। अरे नहीं, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया उसे आतंकवादी नहीं कहते आप? कलेक्टिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स के छात्रों की तरफ से। और वो इसलिए क्योंकि हम स्वागत कर रहे हैं AIMIM के नेता, 5 बार के सांसद, 2 बार के विधायक असदुद्दीन ओवैसी का। तालियां बजाइए जोर से जरा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 5 बार के सांसद और 2 बार के विधायक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता नहीं माने जाते, दुनिया भर में कहा जाता है 50 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। और देखिए, इसीलिए हमने पीछे यहां जो मंथन में टाइटल दिया है वो अकेला योद्धा ओवैसी दिया है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन। ओवैसी साहब कभी इंडिया गठबंधन से लड़ते हैं, कभी एनडीए गठबंधन से लड़ते हैं। जहां भी हो बस कूद जाते हैं। तमाम तरह के आरोप भी इन पर लगते हैं। कोई कहता है बीजेपी की तरफ से, उनकी बी टीम की तरफ से खेलते हैं, बी टीम बनकर। एनडीए वाले कभी आलोचना करते हैं, कभी स्वागत करते हैं। समझ नहीं आता ओवैसी साहब आपकी राजनीति के बारे में, एनडीए और इंडिया अलायंस की राजनीति में ओवैसी साहब कहां खड़े रहते हैं? यही से शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो दोनों के खिलाफ हूँ। और मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में एक साथ लड़ें और फिर उसके बाद बिखर जाएं। तो इस एतबार से तो मेरे अप्रोच में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, और इसमें कोई दोहरा चेहरा नहीं है। तो बीजेपी से आरएसएस जो असल उनका चेहरा है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। और वहीं पर आप अभी इंडिया अलायंस बोलिए, क्या जो भी बोलें, आप देखिए जो 6 महीने पहले आप लोग मिलकर लड़े, बड़े बड़े बातें किए, अब फिर आप बिखर गए। तो इस एतबार से तो मैं बचा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि राजनीति थोड़ी देर में आऊँ। पहले मैं ओवैसी साहब देख रहा हूँ कि बड़े फिट लग रहे हैं। आपका वो वीडियो जहन में आ जाता है जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। वो समय निकाल लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए ओवैसी साहब? थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को फिट रखने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, मेंटली अलर्ट रहने के लिए। तो हफ्ते में कभी 2-3 बार 40 मिनट कर लिए, बस ये काफ़ी है। घर में ही करते हैं? हाँ, घर में करते, कभी बाहर रहे तो बाहर वॉकिंग कर लिए तो काफ़ी है, ठीक है। तो वो जो जिस जिम का वीडियो वायरल हुआ था वो घर में ही है आपके? हाँ, घर में ही है, घर में। पर्सनल जिम बनाया ओवैसी साहब ने? नहीं, जिम नहीं है, एक रूम है बस, जो वहाँ पर आप जाइए, करके जल्दी निकल जाइए, वो जो भी है। यानी शौक है आपको फिटनेस का? शौक नहीं है ऐसा, उसमें उतना ज़्यादा शौक नहीं है, मगर अपने आप को फिट रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ओके, मैं इसलिए भी कहा ना ओवैसी साहब, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी बार बार तमाम मसले आप पर अटैक तक हुआ। क्या उसके बाद से ज़्यादा थोड़े से सतर्क हुए हैं क्या? नहीं, मेरा मानना यह है कि हमको बचपने में हमारी अम्मा ने सिखाया था कि वो हमको बताती थी कि हज़रत अली ने कहा था कि मौत एक ऐसा किला है, जब तक अल्लाह नहीं चाहता वो किले में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। तो हज़रत अली का ये फरमान है कि मौत एक किला है, और अल्लाह, हमारा मानना है कि अल्लाह हर एक के लिए 1-2 फरिश्ते मुकर्रर करता है उसकी हिफाजत के लिए। अब जिस दिन वक़्त आ गया तो फरिश्ते चले जाते, आपको अल्लाह के पास जाना है। तो दुनिया में जो भी आया जाना है उसको, एक दिन कोई रुकने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी हुई है वो उतना जिएगा, जितना उसको रिस्क और इज़्ज़त मिलना है उतना मिलेगा, बाकी का सब चले जाएंगे। कौन यहाँ पर रहने के लिए आया है?
बस कुछ एहतियात तो पहले से ज्यादा बरतते होंगे, क्योंकि एक बार नहीं हुआ हमला, पर कई बार हुआ है। तो अब आप पॉलिटिक्स में रहकर अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिक्स में रहकर आप कितना कितना अपने आप को बचाएंगे। मेरे ख्याल से अगर आप ऑनेस्टली देखें तो सबसे अच्छी सिक्योरिटी अगर है, माने हर एतबार से कवर्ड है, तो सिवाय प्राइम मिनिस्टर के सब पॉलिटिशियंस वल्नरेबल हैं। आप कोई दीवाना आदमी कोई चीज़ करना चाहेगा तो कहाँ रोक सकते हो उसको? आप नहीं रोक पाएंगे। तो प्रचार में अभी भी कहीं भी पूरे देश में हाँ जाते चले हैं, जाते हैं हम आप? जाते हैं। देखिए कोई भी पॉलिटिशियन जो अपनी पार्टी से कमिटेड होता है तो एक बार दो बार होने के बाद बोलता है कि भाई अब ठीक है, अब काम तो करना है, कोई रुकेगा नहीं उसमें। तो अगर कोई ये लोग समझते हैं कि कोई रुक जाएगा, कोई छुप जाएगा, तो मुश्किल बात है, वो नहीं हो पाएगा। कभी डर नहीं लगा ओवैसी साहब को? नहीं, डर का क्या है, हकीकत है मानक साहब, आपको हमको जाने का है ना, तो किस तरह जाएंगे आप, वो देखना चाहिए। आप किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, और ज़िंदगी गुजारना है तो अपने उसूल पे गुजारिए। अब किसी को पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? भाई आपको एक काम करना है एज एन एंकर, मुझे भी एक काम करना है एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए जो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है, और माँ बाप ये दुनिया वालों से, ये इंसानों से क्या डरना। कौन लोग हैं ओवैसी साहब, कौन है जो आपको आपके काम से रोकना चाहते हैं, आप पर बार बार हमले करते हैं? सोचा है कभी आपने? नहीं, सवाल मेरा नहीं है। सवाल ये है कि जो इस देश की संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के कानून को नहीं मानते, जो समझते हैं कि वो खुद तय करेंगे कौन जिंदा रहेगा, किसको हम नापसंद करेंगे, किससे नफरत करेंगे, तो बजाय डेमोक्रेटिक तरीके से आप इख्तलाफ करें, वो समझते हैं कि हम इनको ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। मगर ये सब चीज़ें अब क्या है ना, अब क्या ये चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम हमारे वतन अजीज़ में ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं कि इस तरह के लोगों को हिम्मत मिल रही है। इस तरह के लोग ये समझते हैं कि हम जो चाहे करेंगे। तो अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक रियलिटी है, तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की, कि इस तरह के लोग जो क़ानून को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उनको ये समझते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है। ओवैसी साहब नमाज पढ़ते हैं, और क्या रोज पढ़ते हैं या जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं? अब मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है, नमाज आप पे फ़र्ज है, और नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर आप सफ़र में रहते हैं, यानी 70 किलोमीटर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो नमाज कम हो जाती है। अगर आप बीमार भी है तो आप लेटे हुए हैं तो आप इशारों से पढ़ सकते हो। तो नमाज इम्पोर्टेंट है मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए, और पढ़ना फ़र्ज है और सबको पढ़ना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। और मस्जिद वगैरह जा पाते हैं? हाँ, मस्जिद जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं। मौका मिला मस्जिद बराबर जाते हैं, नहीं मिला तो जहाँ है वहाँ पढ़ लेते हैं। ओके, मैं पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ। बाकी कुछ और एक सवाल हैं आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए, हाँ। बाद में। पहले राजनीति पर आते हैं। देश के हालात ओवैसी साहब, क्योंकि आप लगातार कई सालों से कह रहे हैं वही जो इंडिया अलायंस कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद और हाल में जो 2-3 चुनाव हुए, उसमें भी एनडीए को बहुत बड़ी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में मिली। अभी भी आप मानते हैं कि देश के हालात बुरे हैं, देश सही दिशा में नहीं जा रहा है? देश को जिनको सत्ता मिली है वो देश को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आप देख लीजिए। आप महाराष्ट्र की मिसाल देते, वहाँ पर उनका एक मंत्री है, वो कहता है ईवीएम एवरी वोट मुल्ला। अब वो मंत्री है, और उससे पहले उन्होंने कई हेट स्पीचेस दिए, उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग उनकी नहीं हुई। तो जो लोग सत्ता में हैं और उन्हीं के लोग इस तरह की बकवास बकते हैं, तो उनके खिलाफ कानून काम नहीं करता है। तो इससे आप पुलिस में या लॉ एंड ऑर्डर में कितना कॉन्फिडेंस आप पैदा कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर संभल की मिसाल दूंगा। वहाँ के जो सीओ साहब है, वो एक रिलीजियस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वर्दी पहनकर। आप बताइए फिर इसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? ये आम आदमी को इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस लॉ एंड ऑर्डर में? आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट से एक पास एक्ट है,
मगर कोई भी लोअर कोर्ट जाकर उसके खिलाफ कुछ ऑर्डर ला लेता है, तो कोर्ट्स क्यों नहीं पार्लियामेंट के कानून को, लोअर कोर्ट्स खास तौर से पार्लियामेंट के इस लॉ को क्यों नहीं मान रही है? लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है और उसको मानना कोर्ट्स का काम है। अगर कोर्ट्स के पास कोई जाता है कि नहीं ये गलत है तो कोर्ट तय करे, मगर वो लॉ है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। पंजाब में आप देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनके बड़े नेता। क्यों वहाँ पर उनको बैठना पड़ा? अगर वहाँ की किसानों को अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर अगर भरोसा होता तो वो बैठते नहीं थे। तो वो भी एक हमारी डेमोक्रेसी की एक कमजोरी नजर आ रही है वहाँ पर। मतलब आप लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं आपको एक जनरल, आप देश की बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे किसानों की तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, आपने लोअर कोर्ट्स का जिक्र किया, आपको लगता है लोअर कोर्ट्स भी गलत कर रही हैं और किसी के प्रभाव में काम कर रही हैं? क्या आपका आरोप ये है? मेरा आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं? हाँ, मेरा सिर्फ मानना ये है कि जब पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है, कानून बनाता है, तो लोअर कोर्ट्स को उस कानून को मानना चाहिए। और अगर कोई उस कानून को चैलेंज कर रहा है तो बिल्कुल कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। मगर जब आप उस कानून को रखते हुए आप इस तरह का अगर कोई ऑर्डर पास करेंगे तो फिर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? देखिए, हमारे देश में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मैं अपना काम करूंगा, कोर्ट अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कमजोर होती जा रही है, जो हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से अगर लोअर कोर्ट्स कुछ पिटिशंस को एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके हिसाब से सर्वे का ऑर्डर दे रही हैं, तो ये तो डिबेटेबल है। हमने इस पे बहुत डिबेट भी की है पहले। जी जी। चंद्रचूड़ जी का स्टेटमेंट भी है, टिप्पणी है, उसे ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर तय करने के लिए पिटिशन एक्सेप्ट की जा सकती है, चेंज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो उन्होंने उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, उससे डैमेज हो गया। मगर लीगली अगर आप देखें तो वो उस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका। और ओरल ऑब्जर्वेशन को आप एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाकर ऑर्डर नहीं दे सकते, और इसीलिए वो बेचारे रिटायर हो गए। मगर अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर टीवी चैनल पर हर 10 दिन 15 दिन के बाद आपके पास भी नहीं आना चाहिए उनको, अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब फुला नहीं था। आपका मतलब नहीं था तो जब आप खुद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस में आप जज हैं, और बहुत से लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो माहिर हैं उनका ये ख्याल है कि जजमेंट उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको नॉन रिट्रोगेशन कहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से मिलाया। फिर उनको बात कहने की क्या जरूरत थी जब वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज हैं और उन्हीं के पास आया तो आप इस तरह की बात करते हैं। फिर आज आप बात में बोल रहे नहीं नहीं मेरा सही है, वो उनका बोलना इस हद तक सही है कि वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन था, मगर वो लॉ है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, उसको फॉलो करने की बेहद ज़रूरत है। वरना देखिए, हम 1947 में जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा था बौद्ध के समाज का, तो वो रहेगा। अगर आप जाएंगे 500 साल पहले क्या था, तो फिर कोई बुद्धिस्ट उठ के बोलेगा कि भाई 2500 साल पहले क्या था, कोई जैन उठ के बोलेगा फिर 3500 साल पहले क्या था। हम कहाँ जाके रुकेंगे? एक तो बंद करना पड़ेगा ना उसको कि भाई 1947 15 अगस्त को ये चीज जो चीज थी वो रहेगी और वो देश के हित में है। मगर अगर आप जाएंगे नहीं 500 साल पहले ऐसा था, 1000 साल ऐसे पहले आता, तो फिर कोई उठकर ये कहेगा कि भाई जितने ये सब लोग हैं ये आर्यंस हैं, आप कहाँ से आए बताइए। कोई बोलेगा कि देश आपका है कि चलिए डीएनए, कहाँ जाकर रुकेंगे? अब तो आपने राहत की सांस ली होगी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उन लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पर और वो केस सुन रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे तनाज़े, इससे कंट्रोवर्सीज, अननेसेसरी गैर ज़रूरी मासूम 5 लोगों की जानें चलेगी संभल में, और एक तमाशा बना हुआ है वहाँ पर। ओवैसी साहब, क्या जो हिंदू पक्ष दलील देता है कि मुगलों ने, खासतौर से कुछ आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, आप उस थ्योरी में यकीन ही नहीं करते? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं? तो फिर पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, मैडम आपके पढ़ाती हैं वहाँ आपके पास, उनसे पूछ लीजिए। कश्मीर में एक राजा, कुछ नाम था उनका, कंश था, उनके पास एक फौज थी। उसका काम ये था कि सिर्फ जाकर मंदिरों को तोड़ो। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए आप कहाँ जाके रुकेंगे भाई? आप किसके स्पोक्स पर्सन है आप? चलिए बता दीजिए कि ओवैसी तो हो गया इनका, पुष्पमित्र संघा के स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए हमको। जो बुद्धिस्ट समाज के आपने जिन रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया, उसको तब्दील कर दिया, उसका स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए? कहाँ जाके रुकेंगे आप विकसित भारत की बात करते हैं, सुपर पावर बनाएंगे भारत को, क्या कितने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी? हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं उसे पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? पीछे छोड़ने का नहीं है, हिस्ट्री है, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मगर जब आप एक कानून बना चुके हैं, आप उस कानून के स्पिरिट को तो मानिए। मतलब आप इस थ्योरी को नकार नहीं रहे हैं ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी? भाई मंदिर तोड़े गए तो कितने तोड़े गए वो भी तो बताइए हमको। जो हिस्टोरियन जो बोलते हैं वो कितने हैं, 10 या 15 होंगे। अब आप जाइए कितने जैन के मंदिरों को तोड़ा गया। अभी भी गुजरात में लड़ाई हो रही है एक मंदिर के ऊपर। कितने बुद्धिस्ट समाज के रिलीजियस प्लेसेस को चेंज कर दिया गया, चलिए बताइए हमको। अगर यही करना है तो शुरू कर दीजिए, हर जगह खोदना शुरू करिए। अगर दिल्ली में मैं खोदना शुरू करूं, नीचे चले जाऊं तो कुछ ना कुछ निकलेगा, और मैं आकर असउद्दीन कहेगा कि हाँ नहीं बाबा यहाँ पर खाने जहां खां मेरे अब्बा थे, मेरी जमीन हो जाएगी वो। बताइए कुछ तो होगा ना कहीं। अब आपके स्टूडियो में कोई ऑर्डर लाके बोलेगा मैं यहां पर खोद दूंगा, यहां पर जरूर कुछ निकलेगा, मेरी हो जाएगी क्या? ये देखिए, ये पागलपन का खात्मा कहां होगा? मगर ये पागलपन नहीं है, ये इस मैडनेस के पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि इन नौजवानों को जो असली मुद्दे हैं देश के, इन नौजवानों में 45% बेरोजगारी है, 45% बेरोजगारी है। तो इनको हाथ में दे दो ये इशू, जिंदाबाद करते रहो। मतलब आप कम से कम नरसिम्हा राव या कांग्रेस की उस समय की सरकार का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसका आप स्वागत करते हैं? कांग्रेस की सरकार ने वो अच्छा काम किया था और आज भी वो कानून रहना चाहिए। अब अगर आप उस जमाने में जाएंगे तो 1948 में कौन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कि रातों रात वहां पर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई? कौन कलेक्टर था जो बाद में जनसंघ से एमपी बन गया जिसने पूजा अलाउ कर दी? कौन होम मिनिस्टर था जिसने वहां पर राम मंदिर की पूजा शुरू की? कौन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री था, ताले खोले गए? तो ये एक तो लंबी तारीख है ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। पर कांग्रेस ने अच्छा काम तो किया था ना, वो जैसे शाहबानो वाला फैसला पलटा राजीव गांधी ने, उसके बाद ये नरसिम्हा राव सरकार का ये कानून। लोग ये नहीं बोलते आपको कि शाहबानो का जो जजमेंट लॉ बना उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ना। जो कानून बना शाहबानो का, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने कुछ अच्छे काम मुसलमानों के लिए किए ना, उनकी तो आप तारीफ कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, शाहबानो जजमेंट। सुन लीजिए, मैं आपको पार्लियामेंट में मैंने जो स्पीच दी, ये हम लोग संविधान दिवस के दिन, शायद बहुत से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे वतन में कश्मीर में 1962 दिसंबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक यानी उनका बाल वो चोरी हो गया। पूरे देश में दंगा हुआ। 64 जनवरी में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को मौजूदा बांग्लादेश में फोर्सिबली ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका? आसाम और त्रिपुरा से जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 35 से 40 हजार मुसलमानों को या तो पाकिस्तानी कहकर नोटिस दी गई, ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? इतने कम्युनल राइट्स जो हुए पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक, पूरा लिस्ट है सबके सामने। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। देखिए, जब आप अच्छा काम किया तो कोई एहसान नहीं किए। मानक ने अगर शो अच्छा किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। मगर आप जब हुकूमत बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको इस गरीब जनता ने धूप में सर्दी में खड़े होकर बड़ी उम्मीद और ख्वाबों से वोट दिया कि आप कुछ देश के लिए करेंगे। आप जब उस जगह पर पहुंच जाते तो आप एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे?
अगर नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया तो उनकी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, और जब हिस्ट्री उनकी लिखी जाएगी तो हिस्टोरियन का कलम बड़ा आजाद होता है, और वो कलम से जब लिखेगा तो कागज उनके कारनामों से काला होगा। आप जब बीजेपी पर हमला करते हैं उतना ही तीखा हमला आप कांग्रेस पर भी करते हैं, जबकि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। अगर आप मानते हैं तो फिर आप उनके बुरे काम गिनाते हैं मुसलमानों के लिए। अच्छे काम मैं गिनवा रहा हूं, नहीं, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे। देखिए, अच्छे काम आप बात जब कर रहे हैं ना, मैं मुसलमानों के लिए सुन लीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट किसने बनाया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को किसने स्ट्रांग किया? चिदम्बरम ने किया। मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, मैं उसकी खुल के मुखालिफत की, उसके खिलाफ वोट दिया। फिर जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने 2019 में, पहला बिल लेकर आए यूएपीए को, और उन्होंने अमेंडमेंट किया। किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी में। आज वही लॉ के तहत कितने दिल्ली के बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, 5-5 साल, 4.5 साल। बताइए आप क्या बोलेंगे इसको? तो भाई जो सच्चाई है, देखिए, किसी की आप तारीफ जब करते हैं ना, तो हाँ ये अच्छा हुआ है और ये इनके गलत कारनामे थे। ऐसा लग रहा है पछतावा है असदुद्दीन ओवैसी के मन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का। 2008 में सपोर्ट किया था ना आपने? नहीं, 2004 से 2012 तक वो जो फेमस न्यूक्लियर डील हुई थी, उस वक्त भी हम सपोर्ट किए। अब नहीं मालूम वो न्यूक्लियर डील का क्या हो रहा है, किधर है। आपको पछतावा है क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने का? नहीं, कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अपनी पूरी पार्टी, हमारी फैसला ली थी, हम सपोर्ट किए। जो गलत हुआ हो तो गलत तो बोलना पड़ेगा। सपोर्ट क्यों किया था ओवैसी साहब ने कांग्रेस को? यूपीए में क्यों शामिल हुए थे? इसलिए शामिल हुए थे कि 2002 का जेनोसाइड हुआ था गुजरात में मुसलमानों का, और पूरे मुल्क में ये ख्वाहिश थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रोकने में नाकाम साबित हुए। ग्राहम स्टेन्स का उड़ीसा में उनकी फैमिली को जिंदा जला दिया गया। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। उसको देखकर एक फैसला लिया गया था कि चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आज़म बने, बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने अच्छा काम भी किया, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी उन्होंने बनवाई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उन्होंने बनवाया। उनका जो पहला टर्म था बहुत अच्छा था, सेकंड टर्म में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। तो आपने कब यूपीए से अपना रिश्ता तोड़ा? 2012 में। 12 में। और वजह क्या रही? ट्रिगर पॉइंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट ये थी कि उस वक्त के अर्सवाइल आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स हो रहे थे। एक वक्त ऐसा आया हैदराबाद में कि रात में जो कोई लोग मैरिज को जाते थे और निकलते थे, तो ऑटो में एक ग्रुप था, जाकर चाकू मार के भागता था। तो 8, 9, 10 दिन तक कंटिन्यूस कहीं ना कहीं स्टैबिंग्स हो रहे थे, और हम बार बार इनसे कह रहे थे कि रोकिए, इन चीज़ों को रोकिए आप। और बहुत लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया जब ये किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी वहाँ पर। उस वक्त वो बाद में बीजेपी में चले गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, पार्टी का निशान उन्होंने चप्पल लिया, और फिर उसके बाद अब दोबारा कांग्रेस में आ गए। लेकिन ओवैसी साहब, उसके बाद से, यूपीए से जब आप अलग हुए, उसके बाद से तो आप बार बार कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमें भी ले लीजिए, और कोई भी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं, हम कोई, आप तो बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी साथ लीजिए। देखिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ना, हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी या आसमान मेरे सर पर गिर जाएगा। जब आप जैसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं उनके साथ, तो हम आपको जवाब देते हैं कि उनको पूछिए क्यों नहीं हमको साथ लेते। पूछ लीजिए उनको, हमको क्यों नहीं साथ लेते। वो उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के फायदे के लिए हर चुनाव में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही। बीजेपी की बी टीम है, हिंदू मुसलमान करते हैं, हाँ, और बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में मैं एक पार्लियामेंट की सीट नहीं लड़ा, पूरे बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब पूरे इंडिया अलायंस मिला हुआ था क्या मोदी के साथ? मैं एक सीट नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में आपने जिता दिया तो क्या आप मिले हुए थे? देखिए, बोल हम बहुत सकते हैं, मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही चौधरी हैं सेकुलरिज्म के, और आप ही झंडा उठा रहे हैं, और आप ही संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को ज़्यादा लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पर किसी को मारा जा रहा है, तो दो समाज है, एक दलित और मुसलमान। अब तो लिंचिंग, इंडिया और हिंदी डिक्शनरी में वर्ड लिंचिंग आ चुका है, मालूम आपको? अब डिक्शनरी में आ चुका है। क्यों आ चुका है? यही वजहों से। तो भाई, तो कानून भी आ चुका है जेल नहीं, जेल में कौन है? नहीं, लिंचिंग का कानून कहाँ आया?
कहाँ है? तो ये BNSS में वो बनाए हैं, मगर उसमें भी बहुत से इफ्स एंड बट्स कर दिया बीजेपी की सरकार ने। अब ओवैसी साहब, बात सिर्फ चुनाव में उतरने की नहीं है, उम्मीदवार उतारने की नहीं है। पूरे देश में घूम घूम के मीडिया में, सोशल मीडिया में आप बहुत पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत फॉलो भी करते हैं। आप वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिनको बीजेपी लपकती है। विपक्ष कहता है अब इंडिया अलायंस की ये बीजेपी को फुल टॉस पे फुल टॉस देते हैं। सारे ऐसे मुद्दे जो बीजेपी की पिच के मुद्दे हैं, बताइए, और बीजेपी उन पे चौके छक्के मारती है। आप एग्जांपल दीजिए, मैं बताता हूं, बताइए कौन से हैं। आप सारे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं आप। मानक साहब, आप एग्जाम्पल दीजिए ना, चलिए एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको बताऊं। जो मुद्दे बीजेपी उठाती है, कौन से? बिल्कुल वही मुद्दे आप मुसलमानों की तरफ से उठाते हैं। कौन से भाई, मुझे बता तो दीजिए। ये तो एक जनरल बोल रहे, एक स्पेसिफिक, एक 5 एग्जाम्पल दीजिए मुझे। एक 5 एग्जाम्पल देके मुझे बताइए क्या हुआ है। यहां पर दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, केजरीवाल और मोदी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। दोनों वही जबान की बात करते हैं, वही आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वही बात करते हैं, जो कोई फर्क नहीं है। आपने राहुल गांधी को छोड़ दिया इसमें। अब वो तो उनके साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब तो गले लपेट कर हाथ उठा कर जनता को बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब अचानक इतनी दूरी क्यों पैदा हो गई? तीनों एक जैसे हैं, केजरीवाल, मोदी, राहुल, आप तीनों को एक ही। देखिए, इंडिया अलायंस के तक मैं बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस में तो सब साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया नहीं मालूम। ये ऐसी कौन सी लव स्टोरी है कि सिर्फ 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद दोबारा फिर आप, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप आजकल कानूनन अलाउड है, मैं उसके खिलाफ हूं, मगर पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, तो ये नहीं मालूम था मेरे को। अब देखिए, दिल्ली में आपने जो उम्मीदवार उतारे, एक उदाहरण ये है, आपने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन पर दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप हैं, जेल में है दंगों के आरोप में। आप ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, दिल्ली का चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी उसे बुनाएगी और बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं और सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, ये आपके ये पूरे स्टूडेंट्स हैं, ये जानते भी होंगे कि 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस बुक हुआ था। बिहार मुजफ्फरपुर से जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़े, जीत गए। और अब आप, ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, 6 महीने ससुराल में रहकर आए, यानी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जेल को बोलते हैं हम लोग। 13 महीने सिसोदिया ससुराल में रहकर आए। जैन साहब तिहाड़ जेल में यात्रा कर आए। अच्छा, फिर आप देख लीजिए कि ADR की रिपोर्ट है कि 251 MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके 170 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग। बीजेपी में 240 में 94 MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस में 49 केसेस हैं और 32 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस। समाजवादी के ऊपर 17 MPs के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। यूपी के बीजेपी के पास 111 में 44% क्रिमिनल केसेस हैं। तो कानून अलाउ करता है ना मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं हम। और जब मेरा मानना है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, चाहे ताहिर हुसैन हो या शिफाउर रहमान हो, इंशाल्लाह बराबर कोर्ट उनसे इंसाफ करेगा और सच्चाई सामने आएगी। मगर वो जो कानून में वो लोग आज मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो UAPA कानून है। बताओ, क्या केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के इस कानून की तायीद की थी? नहीं की थी। आप बताइए ना देश को, ये UAPA कानून को आपने सपोर्ट किया था, नहीं किया था? मतलब मसला यही हो वैसे साहब, क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अरे भाई, जहां आप सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे, नहीं, इसमें गुनाह क्या है? देखिए, अगर मैं सबसे कमजोर की बात कर रहा हूं जो इस देश में है, और कमजोर से मतलब इंपेरिकल एविडेंस है, उसका इंपेरिकल एविडेंस है, पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है। NSSO का डेटा है, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, आखिरी सेंसस जो हुआ था वो भी चलो दूर हो गया, NSSO का डेटा है। लेकिन ओवैसी साहब, मान लीजिए आपने पूरे देश में पिछले 10, 12, 15 साल में खास तौर पर घूम घूम कर बहुत कोशिश की कि मुस्लिम अपनी अलग लीडरशिप तैयार करे। ये आपका मानना था कि कांग्रेस हो, बाकी विपक्षी दल हो जो सेक्युलर खुद को कहते हैं, सबने मुसलमानों के साथ धोखा किया। अपना अलग नेतृत्व मुसलमानों को बनाना चाहिए, जिसमें आप जाहिर है खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओवैसी साहब, पूरे देश में बताइए, जहां जहां जाकर आप चुनाव लड़े,
ज्यादातर जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। मुसलमान अभी भी नहीं, हैदराबाद के नहीं, बाहर सुनिए, सुनिए। सिर्फ कुछ एक ही जगह आपको नहीं, मानता है। आप गलत कह रहे। इम्तियाज जलील को औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट से 3,25,000 करीब वोट मिले। कहाँ जमानत जब्त हुई? कहाँ जमानत जब्त हुई? अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, बड़े काबिल लीडर हैं, नेता हैं, उनको करीब 2 लाख के करीब वो वोट मिले किशनगंज से। मेरी ये कोशिश जिंदगी भर जारी रहेगी भाई। और देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं लोग, आप लोगों का पैमाना यह है कि ओवैसी को दुनिया में क्या मिल रहा है। भाई मेरी ये लड़ाई सिर्फ दुनिया के लिए होगी या नहीं होगी अलग बात है, मगर मुझे तो जब मैं मर जाऊंगा तो कभी उठाया जाऊंगा, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अभी तक क्यों कामयाबी नहीं मिल रही है? आपको कैसे लग रहा है मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं? उतनी सीटें नहीं आ रही है, उतना वोट नहीं मिल रहा है। भाई देखिए, कम से कम आज जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, जहां पर मैं हमारी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती है, वहां पर उनको परेशानी शुरू हो जाती है। वहां पर उनको मालूम हो जाता है। मेरा बोलना यह है कि भारत की राजनीति में अगर किसी एक कम्युनिटी को डेलिबरेटली पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया गया तो मुसलमान है। कहां है बताइए आप? पार्लियामेंट में कितने जीत के आ रहे? 4.5%। क्योंकि वोट बटा हुआ है ना। अरे बटावा है तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, अपर कास्ट समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग कैसे जीत कर आ रहे? आज अपर कास्ट और ओबीसी समाज के लोग बराबर, जितना उनका पॉपुलेशन है उतने उनके एमपीस पार्लियामेंट में। मुस्लिम समुदाय टैक्टिकल वोटिंग करता है ओवैसी साहब। उसको अगर दिल्ली में ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो वो केजरीवाल को वोट देता है। नहीं, मुस्लिम समुदाय के कंधे के ऊपर एक बंदर को बिठा दिया गया पिछले 40 साल से, और वो बंदर पुकार के बोलता है कि बेटा तुम सिर्फ सेकुलरिज्म के ऊपर नाचो। जिस दिन हम इस बंदर को निकालकर जमीन पर फेंकेंगे और बोलेंगे तू जाकर उनके कंधे पे बैठ जा, केजरीवाल के, कांग्रेस के, जब हमारा देखेंगे आप। मगर हमको 40 साल से बोला गया नहीं नहीं आपको सेकुलरिज्म जिंदा रखना है। कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा रख रहे हैं आप बताइए? जेल में जो लोग सड़ रहे हैं वो सेकुलरिज्म है। कुछ एक जगह जहां आपके उम्मीदवार जीत भी जाते हैं ओवैसी साहब, वो पार्टी छोड़ जाते हैं। अब देखिए, अब बिहार में हुआ ना। नहीं, अब उनको पैसों से, अगर पैसा उनका खुदा बन जाता है तो मैं क्या करूं? बिक जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं, तो ये होता है। तो कोई हम तकलीफ मुझे जरूर है। तकलीफ इस बात की है कि उन जालिमों ने उस सीमांचल की जनता को पीठ में खंजर मारा। तो खैर, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे, देखेंगे कितना जीतेंगे, वो हारेंगे, बताएंगे आप। अभी फिलहाल कितने एमएलएज हैं आपके? अभी बिहार में मिलाकर देश में बिहार अख्तरुल ईमान साहब एक हैं, महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव में हैं, और तेलंगाना में हमारे साथ हैं। तेलंगाना का जिक्र मुझे याद आया। कांग्रेस के साथ तेलंगाना की सरकार वहां जो है रेवंत रेड्डी की, उनसे तो आपके काफी अच्छे संबंध हैं। अब तक तो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तेलंगाना में तो बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो टीआरएस ही सपोर्ट किए थे 2023 में। तेलंगाना की आवाम ने कुछ और फैसला लिया। वो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बात किए, मैं उनको मुबारकबाद दिया, और फिर बोले कि आपका कोई डेवलपमेंट का काम है तो बताइए। मैं ताजुब कर रहा था कि ये शख्स जानता है कि मैं इनकी मुखालिफत किया और हमारी पार्टी उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ काम की। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आपका सपोर्ट चाहिए, हैदराबाद तेलंगाना को प्रोग्रेस करना है, पीस रखना है, कोई डेवलपमेंट का काम है। मतलब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड वाइडनिंग का काम रुका हुआ है। बोले कितना होगा? तो बोला सर वो होता है 400-500 करोड़ लगेंगे, मगर आप इनिशियल इंस्टॉलमेंट कुछ दे दीजिए। 2 दिन के बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके बोलते कि मैं 180 करोड़ रुपए रिलीज़ किया हूँ, रोड वाइडनिंग शुरू कराइए उस जगह पर आप। तो क्यों नहीं, जब डेवलपमेंट के लिए रोड वाइडनिंग का काम दिए, फिर वो आए और आकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्सा मेट्रो का नहीं जा रहा था तो उसका सैंक्शन दिए। फिर एक नई मेट्रो लाइन पड़ने वाली है जो एयरपोर्ट तक जाएगी हैदराबाद में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उन्होंने उसको भी सैंक्शन किया। वहाँ पर 2 स्टेशन बनाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने डेवलपमेंट के मामले में बड़ा प्रोएक्टिव है। फिर एक 700-800 करोड़ का फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किए, उन्होंने उसके लिए भी पैसे दिए थे। तो भाई उसमें तो पॉलिटिकली मतलब आप कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार को सपोर्ट करते हैं? नहीं, रेवंत रेड्डी जो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं वो हमको लग रहा है कि तेलंगाना
अच्छा आगे बढ़ेगा उनकी लीडरशिप में। लेकिन वहां तो वैसी साहब बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हाल के चुनाव में देखिए कितना वोट आया है उनको। तो यही तो लोग क्यों हो गया ऐसा? नहीं, देखिए जब हम यूपीए में थे तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को मैंने लेटर लिखकर दिया था कि आप तेलंगाना की एमआईएम पार्टी उसको अपोज इसलिए करती है कि तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है। उस वक्त हम इनकार नहीं कर रहे थे कि तेलंगाना से नाइंसाफी हुई, हम मान रहे थे, मगर हमने कहा कि आप तेलंगाना बनाइए, यहाँ बीजेपी पावरफुल होगी। सब मुझे गालियां दी तेलंगाना में। एक वक्त हैदराबाद में ऐसा आता था कि पूरे हैदराबाद में बंद होता था सिवाय मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो लोग ये बोलते थे कि नहीं, ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग चाय पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, वहां पर तेलंगाना का बंद का असर नहीं होता। और हमारा अपोज करने का एक ही वजह था कि स्मॉलर स्टेट्स बीजेपी को फायदा पहुंचाते, मगर जो बड़े बड़े लोग थे समझे नहीं बात को। आज आप देख रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गाली देते थे 2011-12 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को, फिर बाद में और एक कमेटी बनी, हम यही बता रहे थे तेलंगाना से यकीनन जो हुकूमतें बनी, सीएम बने, वो इंसाफ नहीं किए, मगर ये चीज हो रही है। ये तो सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे साहब पूरे देश में बीजेपी पैर फैला रही है। ऐसे ऐसे राज्य, पहले आप बोलते थे ना नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की, काओ बेल्ट की पार्टी है। अब बताइए साउथ में भी कौन सा स्टेट है जहां बीजेपी ने अपने पैर नहीं पसारे? ओडिशा में बताइए सब साफ हो गए, तेलंगाना में आ गई, आंध्रा में आ गई, केरला में आ गई, तमिलनाडु में शुरू कर दिया। अब यही तो कह रहा हूं कि मैं जाके चुनाव लड़ा वहां पर उड़ीसा में। अब बोला बताइए आप, तो क्यों हो रहा है फिर? आप नहीं, इसलिए हो रहा है कि उड़ीसा के हद तक तो खैर वो नवीन पटनायक साहब उसका ले रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह वो दोबारा वापस पावर में आएंगे, मगर कुछ ना कुछ कमजोरियां रही होगी वहां पर। तेलंगाना है, यकीनन तेलंगाना में अब जो स्टेप्स रेवंत रेड्डी ले रहे हैं, मुझे यकीन है कि बीजेपी और कमजोर होगी वहां पर। लेकिन ओवैसी साहब, देश भर में लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत कमजोर जरूर हुए होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी मेजॉरिटी उनके साथ है। 44% सीट्स और 36% वोट आज भी मोदी को देता है। आप बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 400 पार से 240 पे आके दम तोड़ दिए मेरे महबूब। तो क्या बात आपके महबूब कैसे हुए? नहीं, हम कह रहे आपका तो विशेष प्रेम है उनसे। नहीं, मैं एक पासिंग कह रहा हूं, मेरे महबूब नहीं है, आप लोगों के मीडिया के महबूब हैं वो। तो हमें 400 पार से 240 पे आ गए तो काफी गिरे हैं ना, गिरावट आई है। पर लगातार 3 बार कोई जीत जाए तो वैसे साहब मानना पड़ेगा, दाद तो देनी पड़ेगी ना। कब हुआ था बताइए इससे पहले? अब इससे पहले कब हुआ था? तो नेहरू भी हुए थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, ये इस देश की जनता जो है ना, बड़े बड़े नेताओं को ऊंचाई पे लेके जाती है और फिर जब नीचे लाती है तो मट्ठी चका देती है उन लोगों को। तो ये भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। मगर 400 पार के जो बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे, बल्कि आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ, बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए। अच्छा, ईवीएम पर तो आपका भरोसा है ना? बाकी विपक्षी दलों की तरह आप तो नहीं कहते ईवीएम रिग। आपका एक बयान याद आया, आपने कहा था ईवीएम रिग नहीं बल्कि दिमाग रिग हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हर जो माहौल इस देश में पैदा हुआ है, देखिए महात्मा गांधी के कत्ल से पहले जो नफरत का माहौल था, वो माहौल आज 2024 में है। मैं इतना ही कहूंगा बस। वो जो माहौल पैदा कर दिया गया था कि मुसलमान जिम्मेदार है, आज वो जिम्मेदार, ये सब वही माहौल पैदा हो गया आज। तो आप हर एक के दिमाग में बात डाल दिए कि इस देश में हर तकलीफ, हर मसला मुसलमानों की वजह से है। और बेचारे बाज लोग जिनको मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, आप जाकर पूछा, वो आपके कलीग बेचारे जाते हैं देश भर में, उनसे पूछते हैं, वो बेचारे कुछ मालूम ही नहीं, बके जा रहा है जुनून में, क्या वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक नफरत पैदा कर दी गई है। उस नफरत को लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि लोग बजाय उसको मालूम करे, तहकीक करे ये झूठ है या सच है, यकीन करते हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं ओवैसी साहब। ये क्या नहीं कि जो वोटर है उसका दिमाग रिग हो गया है। जो वोटर आपको वोट देता है उसका दिमाग रिग नहीं है, जो वोटर बीजेपी को वोट देता है उसका दिमाग रिग है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि फिर भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4-4.5% मुसलमान क्यों जीत कर आ रहे? ठीक है, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, ऐसा आप कह रहे हैं, भाई दूसरों को तो जिता दो ना। ये जितने भी एमपी जीत कर आए, उस बशमूल मेरे, वो हम उन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की वोट मोर देन 30-35% है।
हमारे अंसारी साहब और एक डीएमके से जो मुस्लिम लीग के एमपी जीते, वो सही मानों में से कामयाबी है, सबने वोट दिया उनको। आप कौन सा एहसान कर रहे हैं भाई? इंडिया अलायंस क्यों नहीं हरा पाया मोदी जी को? नहीं, बीजेपी के पास एक मुसलमान क्यों नहीं है एमपी, ये पूछिए। 240 में एक मुस्लिम एमपी नहीं है उनके पास। वो तो मुसलमानों का वोट चाहते ही नहीं, उनके कई नेता खुलकर कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि जब मैं दुबई कुवैत को जाऊंगा गले नहीं लपटूंगा या हबीबी नहीं बोलूंगा। उसे कहना चाहिए। उसी तरह आपको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, आप भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। किसने कहा आपको? आप कभी देखिए, आप कभी मेरे ऑफिस को आइए। अभी 2 दिन पहले जहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां के गंगापुत्रा संगम एक है बैकवर्ड क्लास हिंदू भाइयों का, जो मच्छी का कारोबार करते, उनकी मार्केट को उनसे छीन लिया जा रहा था। हमने जाकर उनका काम करवाया। ये सवाल गलत है कि हम हिंदुओं के खिलाफ है, कभी नहीं थे हम हिंदुओं के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों को एक ढाल बनाकर अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। इंडिया अलायंस क्यों फेल हो गया ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव में? बीजेपी को नीचे तो ले आया, लेकिन अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाया, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी? मैं कुछ कहूंगा फिर शुरू हो जाएंगे मेरे पीछे। नहीं कहिए ना, आप तो वैसे भी डरते नहीं हो। मैं ये कह चुका हूं, पार्लियामेंट में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब किसी इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि ये मोहब्बत की कामयाबी है, मैंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो नफरत की कामयाबी है, ये कोई मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। अब ये उनको देखना चाहिए कि क्यों, क्या वजह थी, क्यों हार गए। उनके पास एक से एक दिग्गज बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो देख सकते हैं। क्या ओवैसी साहब की ताकत अगर इंडिया अलायंस के साथ होती तो क्या मोदी जी हार जाते, उनको हराया जा सकता था? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय तो 1950 से लेकर 2024 तक हर उस पार्टी और उस कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया जो उनको लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, उनके खिलाफ वोट दिया। अब सवाल ये है कि अब CSDS का डेटा है, संजय साहब को आप बुलाते हैं, आप संजय साहब से एक सवाल कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा मेरे प्रोग्राम में आकर कि मुस्लिम समाज 2014, 2019 और 2024 बिटवीन 7% मुस्लिम वोट मिला बीजेपी को, मगर जो दूसरे हिंदू समाज के अपर कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, दलित हैं, उनमें बीजेपी का वोट बढ़ता गया। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप इनको रोकिए ना। आप कब तक ओवैसी को गाली देंगे? ठीक है, आपको गाली देने से आपको रात में नींद अच्छी आती है या आपकी बीवी से डर कर आप मुझे गाली देते, मुझे नहीं मालूम, मगर आप ये सच्चाई तो यही है, CSDS का डेटा है। आप संजय साहब से पूछ लीजिए बात। आपने कभी राहुल गांधी से डायरेक्टली बात क्यों नहीं की ओवैसी साहब, या कोशिश की थी और बात नहीं हो पाई? नहीं, मैं क्यों करूंगा बात जाकर? मेरे पेट में दर्द थोड़ी है भाई। बीजेपी को हराना चाहते हैं ना आप, और आप चाहते हैं पूरा विपक्ष एक हो जाए। हाँ, पूरा विपक्ष आप भी तो चाहते हैं एक हो जाए। हम जब UPA में थे तो मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा के घर में UPA की कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी, तो वहां पर 1 से 2 मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। और मैं कोई, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। कैसा अनुभव था UPA में एक घटक दल के तौर पर शामिल रहना? उस समय कांग्रेस सीनियर पार्टनर के तौर पर कैसी थी? कुछ छोटे दल कहते हैं कि बड़े भाई की तरह दादागिरी करती है, अपमान करती है छोटे दलों का। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ था क्या उस समय? नहीं, उस ज़माने में तो हम सब समझ रहे थे कि मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा वज़ीर आज़म बनेंगी। फिर उन्होंने, मैं उस वक्त मीटिंग थी उसमें शिरकत नहीं किया था, आगरा गया, मुझे रात में 11 बजे बुलाए थे, अहमद भाई लेकर गए थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। बोले कि मैं नहीं बन रही हूँ, मनमोहन सिंह साहब बन रहे हैं। तो बोले ठीक है, मनमोहन सिंह साहब लेटर दे दीजिए। मनमोहन सिंह साहब बने वज़ीर आज़म। एज अ फर्स्ट टर्म मनमोहन सिंह साहब का माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा रवैया था, मगर सेकंड टर्म में थोड़ा वो लूज कनेक्शन पैदा हो गया। फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज माइनॉरिटीज का है, ये उनका बयान है। नहीं, ये स्पीच को अगर आप निकाल कर पूरा पढ़ेंगे, आपको चाहिए कि पूरी स्पीच डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप उसको देखें। नहीं, उसी बयान को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया भी था, वो भी वीडियो है, सब जगह वायरल है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए राइट टू इक्वालिटी संविधान में है, तो हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं।
इक्वालिटी ताकतवर लोगों के दरमियान में नहीं होती है, इक्वालिटी कमजोरों में। कमजोर को आप इतनी इक्वालिटी करो कि वो ताकतवर के बराबर हो जाए, उसकी बात करे वो, तो उसमें आप पकड़ ली बीजेपी उसको। अच्छा आप बताइए, आप कौन सा माइनॉरिटीज का बजट क्या है अभी जो मोदी सरकार में? पैसा दिया नहीं जाता। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 8th और 9th क्लास तक महदूद कर दिया गया। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट इस देश में दलित समाज से ज्यादा मुसलमानों में, वहां पर उसको रोकने के बजाय मोदी बोलते हैं कि नहीं 8th और 9th में देंगे। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद ही कर दिया, जो बच्चे एमफिल पीएचडी करते थे माइनॉरिटीज के, मुसलमान नहीं, जिसमें मुसलमान भी थे माइनॉरिटीज। तो इनका एक रिकॉर्ड है ना, देखिए क्या कर रहे हैं। आप अवॉइड कर रहे हैं ओवैसी साहब, गोल गोल कर रहे हैं आप। मनमोहन सिंह ने क्या सही कहा था कि रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। देखिए आज वो शख्स दुनिया में नहीं है, मगर उनकी स्पीच को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाकर उसको एक इशू बना दिया गया। उनकी स्पीच आज भी है वहां पर। ठीक है, राहुल गांधी कैसे नेता हैं ओवैसी साहब? अरे भाई आप मेरे को, आप उन्हें कैसे जज करते हैं, कैसे रेट करते हैं? अब आप मेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं? उस पे आ जाइए। अब मैं कौन होता हूँ किस पे जज करने वाला? भाई वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के वो बड़े नेता हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कैसा बोलूं उनके लिए? ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी। ओके, ओवैसी साहब, क्या आज भी अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है उस जगह को विवादित मानते हैं, और क्या आज भी उस जगह बाबरी मस्जिद मानते हैं? आपने कहा था कि मेरे लिए वो हमेशा बाबरी मस्जिद रहेगी। मेरा मानना यह है कि गोविंद पंत, जीबी पंत, अगर जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिस वक्त रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर इशा की नमाज के बाद मूर्तियां रख दी गईं, अगर वो ईमानदारी से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते तो उसको साफ करके मुसलमानों से कहते कि तुम्हारी मस्जिद है तो नमाज पढ़ो। उन्होंने नहीं किया। नेहरू ने सिर्फ एक लव लेटर लिख दिया जीबी पंत को, और वहां पर एक सीएम अगर बोलता उस कलेक्टर नायर को कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया। और नायर साहब बाद में जाकर जनसंघ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। आपको अच्छा ये एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग जर्नलिस्ट, ये लोग आपको पढ़ना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे तो जज साहब की किताब है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। मैं उसमें पार्टी हूं। जज साहब मुझे बगैर सुने उन्होंने एक 26 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट की हियरिंग में दे दिया। माने टाइपराइटर पर 26 पेजेस टाइप हो गए, और जज साहब ने अपनी किताब में लिखा, वो जज साहब ने, कि मैं जब ये केस डील कर रहा था तो मेरे घर के ऊपर एक काला बंदर आकर बैठ गया, फिर मेरे कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर आकर बैठ गया, मुझे डिवाइन मैसेज मिला, इसीलिए मैंने ऑर्डर दे दिया। अब आप बताइए, अगर कोई बंदर को देखकर कोर्ट जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर गया इंसाफ। ये उन्होंने किताब में लिखा आपने। और अगर 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया, अगर मस्जिद नहीं टूटती, मानक साहब मेरा बुनियादी सवाल है कि क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? अगर मस्जिद वहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट बोलता तोड़ दो इसको। आप देखिए संभल की मस्जिद अभी है, कोर्ट कह रहा है हाथ नहीं लगा सकते। वो 92 में आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद रहती तो आप क्या करते? क्या करता कोर्ट बताइए? मेरे लिए तो फेट अकम्पली हो गया ना। मैं अपनी मस्जिद को भी खो दिया, वो जगह को भी खो दिया। पर आप तो आज भी मानते हैं ना? आपने कहा था कि मेरे लिए हमेशा बाबरी मस्जिद सुनिए, देखिए आप किसी भी मुसलमान से जो गयूर है, गयूर से मुराद जिसमें एक प्राइड है, उससे पूछ लीजिए। उसका फेथ ये कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी वो जगह क़यामत जब आएगी उस वक्त तक मस्जिद रहेगी। और हमारा बिलीफ ये है कि जब अल्लाह दुनिया को ख़त्म करेगा, जब क़यामत जो बोलते हैं, उस दिन अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो मस्जिद है वो। आप ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और कोर्ट का ऑर्डर भी गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया। वही आपको याद होगा उस वक्त मैंने कहा था ये इस जजमेंट के बाद ऐसे कई इश्यूज खुल जाएंगे। अब इश्यूज खुल गए। अच्छा मगर ये बात बताइए, मोहन भगवत के बारे में हमसे क्यों नहीं पूछ रहे? डर लग रहा है। पूछेंगे अभी पूछेंगे। अभी तो शुरू किया है मैंने ओवैसी साहब। नहीं, उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद ही देश को आजादी मिली।
आप बताइए कि क्या बात है। मगर हमको ये समझना चाहिए कि 1925 में आरएसएस बनी, 1925 से लेके 1947 तक आरएसएस एक फोटो दिखा दे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर थे इसलिए अरेस्ट हुए, मगर 1925 से 47 तक जाहिर है भगवत साहब को कहना पड़ता है ये बात, क्योंकि वो 1925 से 47 तक कहीं नजर नहीं आए। आप थोड़ी ज्यादा मैं ज्यादती नहीं है, थोड़ी ज्यादती इसलिए कर रहे हैं। सुनिए साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, बताइए कहां थे ये लोग। 90 नेता भगत सिंह कौन सी आइडियोलॉजी के थे, नेताजी कौन सी आइडियोलॉजी के थे, क्यों। और आप देखिए सरदार पटेल के लेटर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि देश में इस तरह का माहौल बना जिसकी जिम्मेदार आरएसएस और हिंदू महासभा है। नहीं, मैंने ज्यादती का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि भागवत साहब ने ही कहा है कि मस्जिद मस्जिद जाकर शिवालय क्यों ढूंढना। अरे आपको उस बयान का स्वागत करना चाहिए। छोड़िए ना मानक साहब, ये आरएसएस की डबल स्पीक, इनकी डबल स्पीक है। ये वो लोग हैं कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद जब तिरंगा लहराया गया था तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन उठाकर देखिए, उन्होंने कहा कि 3 चीज अशुभ होती हैं, 3 रंग इस देश के लिए अच्छा नहीं है, मगर वही झंडा लेके नरेंद्र मोदी आज बोल रहे हम विकसित भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा था 3 चीज अशुभ होती है। फिर यही ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो आरएसएस का माउथपीस है लिखा था कि नहीं हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते हैं। अब वही नरेंद्र मोदी संविधान को चूमते हैं। तो ये आरएसएस की डबल स्पीक है, एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये थियोरी ऑफ कंफ्यूजन फॉलो करते हैं। मोहन भगवत वहां एक बात बोल दिए, मगर आप ये नहीं देख रहे कि विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मोहन भगवत ने जो बात कही है वो 1980s के कंटेक्स्ट में कही थी, वो बात सही है, मुसलमानों को अपनी मस्जिदें छोड़नी चाहिए। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सीक्रेट, ये डबल स्पीक के माहिर हैं ये लोग। ओके, ओवैसी साहब, बीजेपी के कोर एजेंडे में राम मंदिर के अलावा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड था। 370 जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को अपहोल्ड किया है। क्या 370 का जाना ओवैसी साहब ने स्वीकार कर लिया है? राम मंदिर आपने स्वीकार नहीं किया, 370 क्या स्वीकार कर? मैं 370 के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। उसमें बुरी बात क्या है? 370 आप निकाल दिए। आज आप जाकर पूछिए जम्मू के लोगों से कि जम्मू में पूरी चावल की इंडस्ट्री जम्मू के लोगों से निकल चुकी है। शराब तो खैर हराम है मेरे लिए, मगर वो भी उनके हाथ से निकल चुका है। अब वहां पर बाहर के लोग आकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और आप कश्मीर, आप लद्दाख में जाइए, लद्दाख में इतना बड़ा एजिटेशन हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे को तो आपने पोंछ के फेंक दिया, हमको कोई राइट ही नहीं है। पर 370 का ओवैसी साहब देश के मुसलमानों से क्या लेना देना है? नहीं, मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं उसको आप? असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो 370 के पक्ष में आप क्यों हैं? 300 ये तो एक टेम्परेरी प्रोविजन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो एक फिग लीफ था, मानता हूं, वो एक फिग लीफ था। मगर हमने जब जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत का हिस्सा बनाया तो वो बनाया गया था, उन चीजों को दिया गया था, उसमें बुरी बात क्या थी? अब आप बताइए क्या हम नॉर्थ ईस्ट में जाकर कोई जमीन ले सकते हैं? ट्राइबल एरिया में नहीं ले सकते। आप और हम लक्षद्वीप नहीं जा सकते, अरुणाचल नहीं जा सकते, हमको परमिशन लेके जाना पड़ता है। मतलब मुस्लिम इशू नहीं है ना 370 का? देखिए, एक स्टेट था जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में थे, आपने उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बदल दिया। ये कौन दुनिया में स्टेट कह रहे हैं बना देंगे? अरे कौन जिया तुम्हारे जुल्फ तो के बन जाएगा। सुनिए, कौन जिया तुम्हारे जुल्फ के शहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। अब इनकी बात का कौन भरोसा करेगा? अगर स्टेट बना दें, फुल स्टेट बना दें विदाउट 370, आपको मंजूर होगा? अरे आप 34A का क्या करेंगे बताइए? नौकरियों का क्या करेंगे? क्यों बाहर का आदमी आके नौकरी लेगा वहां पर? आप 370 निकाल दिए, कितने महीने तक आपने इंटरनेट बंद करके रख दिया? कोविड चल रहा था, आपने इंटरनेट बंद करके रखा कश्मीर में, आपको निकाल दिए। वो तो आतंकवाद की वजह से 370 हटाया गया। वैसी पत्थरबाजी होती थी। अरे आतंकवाद अभी भी चल रहा है। आतंकवाद नहीं हो रहा है कि हमारे पत्थरबाजी ना के बराबर होती है। हमारे बहादुर सिपाही नहीं मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी आकर मार के जा रहे हैं। घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। कहाँ कम हुई है? कहाँ कम हुई है? आंकड़ा है सरकारी। कहाँ कम हुई है? आप कहाँ आंकड़ा है? कौन सा? हमारे सिपाही एनकाउंटर हो रहा है वहां पर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तीसरा बीजेपी का कोर एजेंडा। देखिए, यूनिफॉर्म कई स्टेट्स में लागू हो गया। अरे क्या लागू हो गया? एक बात सुनाइए, आप
मिसाल ले तो उत्तराखंड की, उत्तराखंड ये कहता है कि एक्सेप्शन है हिंदू मैरिज एक्ट को, एक्सेप्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट को, एक्सेप्शन है ट्राइबल्स को। फिर कहां का यूनिफॉर्म हुआ? मानक साहब को एक्सेप्शन दे रहे हैं और ओवैसी को नहीं दे रहे हैं, तो कहां यूनिफॉर्म हुआ? क्योंकि ओवैसी साहब को ज्यादा हक है ना क्या पर्सनल लॉज में। किस में हक 4 है? शादी कर सकते हैं, आप भी करिए, कौन रोक रहा है आपको? कानून रोकता है। अरे नहीं, नहीं, ये बात है कि नहीं 4 शादी कर रहे हैं तो ओवैसी से हक छीन ले। अरे भाई, ओवैसी एक शादी को ही निभाने के लिए बड़ी एड़ी चोड़ी का हमारे को कोशिश करना पड़ता है। आपको नहीं मालूम मुस्लिम समाज में पूरा सुपर पावर कहां रहता है? हाँ, बता रहे हैं आपको। मगर आप कोई नहीं, ये कोई बकवास है कि नहीं 4 शादी कर सकते। डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी 2 शादी होती है, मगर फर्क यह है कि जब मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उसको वाइफ का स्टेटस मिलता, मिस्ट्रेस नहीं होती। उसको उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है, वो मिस्ट्रेस नहीं होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरे मजहब में इजाजत है इस बात की, मगर क्यों इजाजत है? कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम इंसाफ करना पड़ेगा। लोग मुसलमान भूल जाते हैं, इंसाफ बड़ा मुश्किल काम है, आप अपने आप से नहीं कर पाते, मगर आप मेरे रिलीजन से छीनना चाहते। अब ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट 1700 करोड़ रुपए 2 साल पहले इसमें दिए गए, मुसलमान को ईसाई क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? भाई आप छोड़िए उसको। आपने इशारों में भी एक बहुत बड़ी गहरी बात कह दी। आपने कहा कि हम नहीं जानते मुसलमानों के घरों में बॉस कौन होता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो घर की औरत होती है, महिला होती है, वही बॉस होती है? ज्यादा ताकत उसके पास होती है, जबकि नैरेटिव या इंप्रेशन ये रहता है ऑनेस्टली कि बोलो, मर्द जो है ना मुस्लिम घरों में वो औरत को दबा कर रखता है। वो अब जो देखिए, दबा के रखने में तो सब दबाते हैं, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये तो औरतों, इस देश की सच्चाई ये है कि हर समाज की औरत को दबाया जा रहा है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वरना इतने रेप क्यों हो रहे हैं? सबसे ज्यादा रेप इस देश में होता है, कैपिटल दिल्ली में होता है। अरे आप रात में चलना, आप देख लीजिए क्या होता है। कितने हमारे देश के कैपिटल्स हैं जहां पर एक महिला आराम से चल सकती है रात में। फिर एक दलील ये दी जाती है उसमें हलाला भी होता है। अरे हलाला के समर्थन में आ जाते हैं। हलाला हराम है, हलाला को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने खत्म कर दिया। अब देखिए, अगर आप बोलेंगे हमने कानून बनाया बीएनएसएस का तो मर्डर क्यों हो रहा है, तो कानून निकाल देंगे क्या आप? है, बाज़ लोग गुनाह करते हैं मगर इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रिपल तलाक का कानून, यानी उसे बैन करने वाला कानून, उसे आपने स्वीकार कर लिया है? नहीं, गलत है वो। आप एक बात समझिए, अगर कोई मुसलमान, बेवकूफ किस्म का मुसलमान पागल अपनी वाइफ को 3 मरतबा तलाक बोल दिया, तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि तलाक नहीं होता है। अच्छा, जब तलाक नहीं हुआ तो क्रिमिनल केस क्यों बुक कर रहे हैं भैया आप मुझ पर? यानी उस पर क्रिमिनल केस ही बुक होगा, जेल को भी चला जाएगा। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर उसको जेल में कोर्ट सजा देती है, अगर कोई हिंदू इस तरह का काम करेगा तो 1 साल की सजा, मुसलमान करेगा तो 2 साल की सजा। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान जेल में रहकर चक्की पीस के अपनी बीवी को पैसे भिजाए उसके अपकीप के लिए। कौन सा आदमी जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसे भिजाएगा? और फिर जब जेल से निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहनों, तुमने मुझे राखी बांधा, तुम बैंड बाजा लेकर आना, जैसा वो निकलेगा वो तुम्हारा शौहर होगा, तुम कहना कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब 2 साल के बाद आया है। ओवैसी साहब, ये कोई कानून है? बताइए आप एक मेरी बात सुनिए, ये कोई कानून है? आपको ये करना चाहिए था कि मुसलमानों में निकाहनामा होता है, बुकलेट, उसमें लिख देते कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड एक वक्त में 3 तलाक देगा तो जो महर की रकम होती है, जो हस्बैंड देना पड़ता है, वो 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते न्यूज़ 24 से, कॉन्ट्रैक्ट अपहेल्ड होता है ना सर, तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अपहेल्ड होता है। मुसलमानों में शादी देखिए जन्म का साथ नहीं है। साहब, इसमें एक बात समझिए, जन्म का साथ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट 2 इक्वल पार्टनर्स के दरमियान में होता है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप ले जाकर हम कहने, नहीं मोदी जी बोल रहे नहीं जन्म का साथ है। अरे अबा तू क्यों जन्म का साथ कर रहा हमारा? ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट है।
ओवैसी साहब, इसमें तर्क ये दिया जाता है कि पर्सनल लॉज में तो आप शरिया की तरफ घूम जाते हैं और जब क्रिमिनल लॉज आते हैं उसमें आप हिंदुस्तान का जो आईपीसी और बीएनएस है उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अमित तो शाह, आप पर्सनल लॉज शरिया, सुन लीजिए, आप क्रिमिनल लॉज में भी वो शरिया लाइए ना, जहां हाथ काट दिए जाते अच्छा, हैं। अमित शाह साहब लाएं, चलिए ला लीजिए। कोई रेप करेगा तो उसकी गर्दन मारी जाएगी, लाइए कानून, हमको रोक रहे क्या आपको? आप स्वीकार करेंगे? अरे आप लाइए तो सही कानून। आप ये देखिए, आप हमारे कंधे पर रख के बंदूक नहीं चला सकते अमित शाह। अगर कोई अडल्ट्री करेगा तो उसको पत्थर से मारा जाएगा, लाइए। अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं नहीं अडल्ट्री करो मगर कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आप लाइए, कानून बनाइए ना। आप सत्ता में हैं, आप मुसलमानों को देखिए, ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है वो सिविल मैटर्स के लिए है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए। अगर आपको इतना पसंद आ गया इस्लामिक शरिया क्रिमिनल, तो लाइए ना, क्यों नहीं? तो अगर इसी को कानून दे दिया, कानून बना दिया गया, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, हाँ। और पर्सनल लॉस खत्म कर दिए गए, सबको बराबर कर दिया गया, आप स्वीकार करेंगे? एक बात सुनिए, गोवा में अगर कोई हिंदू बहन बेटी हमारी 25 साल और 30 साल के दरमियान में उसको बेटा नहीं होता है तो उसके हस्बैंड को लीगली सेकंड मैरिज करने का राइट है। निकालिए, चलिए वहां पर आपकी हुकूमत है, आप चलिए गोवा से करिए ना। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते, गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा दिया आपने। कोई हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता, मुसलमान घर को नहीं खरीद सकता। मतलब आप स्वीकार नहीं करेंगे ना अगर यूसीसी आ गया तो? सुनिए, मुरादाबाद में एक पॉर्श लोकेलिटी में एक मुस्लिम डॉक्टर ने घर खरीदा हिंदू भाई से। पूरी लोकेलिटी के लोग बोले कि नहीं मुल्ला जी नहीं आएंगे, अगर कोर्ट कर दे तो कट मुल्ला नहीं आना चाहिए। आपने घर वापस कर दिया। लव जिहाद, मैं अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता हूं मगर आप यूसीसी की बात करते हैं। ये बच्चे जवान हैं, वो जिससे चाहे मोहब्बत करे, शादी करे, नहीं आप नहीं कर सकते। अगर आप मुसलमान से शादी कर रहे हैं, रिलीजन चेंज कर रहे हैं, आप परमिशन लेना पड़ेगा। ये कौन सा यूसीसी है? बताइए। आपकी बातों में भी विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? बताइए, मैं बताता हूं क्या विरोधाभास है। विरोधाभास ये है, एक तरफ आप कहते हैं संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, और दूसरी तरफ आप उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। आपने राम मंदिर का फैसला नहीं मान रहे, आप ट्रिपल तलाक नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि संविधान ही आप 370 नहीं मान रहे। मेरे मानक साहब, आप संविधान कम पढ़े हुए हैं, इसलिए आप एक बात कह रहे हैं। संविधान ये कहता है कि आप रेस्पेक्टफुली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं। आप डिसएग्री कर रहे हैं, उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो आज यूसीसी देश में है कैसे, बताइए आप। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है। आपको अपने रिलीजन के मुताबिक नहीं करना है तो वो कर लीजिए, आप स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी दीजिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, आप कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप सिर्फ मुसलमानों से उनकी रिलीजन आइडेंटिटी को छीनना चाह रहे हैं, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये तो पुरानी बात है ना, ये तो आप छीनना चाह रहे हैं। क्या वक्फ जो बिल है वो भी आपको लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है? एक बात सुनिए, मानक साहब, आर्टिकल 26 के तहत मानक साहब अपनी मंदिर के लिए जायदाद दे सकते हैं और ओवैसी अपनी मस्जिद और दरगाह के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दे सकता है। ये आर्टिकल 26 का एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये, और ये फंडामेंटल राइट है जिसको कोई छीन नहीं सकता। अब जो बिल लाया गया है, बिल ये कह रहा है कि मेरी मस्जिद की कमेटी में, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रहेगा मेंबर। काशी विश्वनाथ का एक्ट है यूपी में, वहां पर लिखा गया कि सिवाय हिंदू के कोई मेंबर नहीं होगा। अगर वो हिंदू रिलीजन चेंज करता है मेंबर नहीं रहेगा। तमिलनाडु एंडोमेंट बोर्ड, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड, ओडिशा एंडोमेंट बोर्ड, वहां पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदू रहेगा मेंबर। अच्छा, आप बोध गया चले जाइए, बोध गया में कहा गया कि बुद्धिस्ट या हिंदू, मुसलमान का जिक्र नहीं है। कश्मीर में आप चले जाइए, वहां पर जाकर देखिए कितने मुसलमानों को मेंबर बनाया, नहीं बनाया आपने। रिलीजन आर्टिकल 26 का एक प्रोटेक्शन है, और वक्फ प्रॉपर्टीज मुसलमान अपनी गाड़ी कमाई से देते हैं वक्फ के मैटर्स के लिए। मेरे रिलीजन का हिस्सा है भाई, वक्फ मेरी इबादत का हिस्सा है। तो उसको लैंड माफिया कहती है बीजेपी, तो भू माफिया हैं, कब्जा कर लेते हैं, जहां मतलब ऐसे रुमाल फेंक दें वही जमीन उनकी हो जाती है, इस तरह से करते हैं। ऐसा एक हम बीजेपी के लोग बैठे थे एमपी के साथ पार्लियामेंट में, उन्होंने मुझे ऐसे कहा। मैंने कहा सर मैं कहाँ से आ रहा हूँ अभी मालूम आपको? तो बोले कहाँ गए थे? मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़ कर आया। क्या पार्लियामेंट मेरी हो गई? रुमाल छोड़िए, मैं तो सजदा कर दिया हूं जमीन के ऊपर, तो मेरी हो गई क्या? बकवास है, कौन बिलीव करेगा इस पागलपन की बात को?
आप बताइए कि दिल्ली में सच्चर कमेटी ने कहा कि 120 प्रॉपर्टीज 2007 में उसकी कीमत थी 3,500 करोड़। अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस नहीं करती उसको। आप क्यों कर रही है? वक्फ का बिल जो लाया गया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। आप इन्हें उसमें जो प्रोविजन है आप पढ़िए, कलेक्टर कैसे तय करेगा? हु इज द कलेक्टर? कलेक्टर तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है ना सर। वो कलेक्टर तय करेगा कि झगड़ा अगर होगा तो कलेक्टर कलेक्टर कौन है? आप क्यों ला रहे हैं? ताकि कलेक्टर को आप कंट्रोल करें। अभी बिल नहीं आया तो संभल आपके लिए क्लासिक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है संभल आपके लिए। सीए स्वीकार कर लिया आपने, सीए आ चुका है और उसके जरिए जो पड़ोसी देशों से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। देखिए, ये बात इस देश की जनता को समझने की जरूरत है कि जो हिंदू अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रहे थे उनको पहले भी सिटीजनशिप मिल रही थी लॉन्ग टर्म वीजा के बाद, मगर ये झूठा प्रचार बीजेपी ने किया कि अब हम दे रहे हैं, पहले नहीं मिल रहा था। ये झूठा प्रचार है, बिल्कुल झूठ है ये। पहले 11 साल में मिल रहा था। अरे लॉन्ग टर्म वीजा तो मिल रहा है। अच्छा, वो मोहतरमा आई है पाकिस्तान से, उसके क्या बोलेंगे? वो तो बच्चा पैदा कर रही है माशाल्लाह। अभी सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। कोई भी होगा, मुझे क्या करना है? उसको पूछे कोई जाकर के, भाई तुम कैसा आ गए? आई सो आई, वहां शादी करके आई, वहां पर शायद जो भी कानून होगा, यहां पर आपने शादी कर ली, मुबारक हो आपको, आप बच्चा पैदा कर रहे हैं। कोई रोक नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इसमें रोक तो है ही नहीं। ओवैसी साहब, आपने जो बातें की उससे ऐसा लग रहा है कि आज देश का मुसलमान डर में है, खौफ में जी रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम तो देखिए, आप कहेंगे कि हम स्टूडियो में रहते हैं, कभी कभी ग्राउंड पर भी जाते हैं, लेकिन आप तो मुसलमानों के बीच रहते हैं, देश भर में उनके बीच प्रचार करने, मिलने भी जाते हैं। क्या वाकई मुसलमान का जीवन, जिंदगी उसकी बदली है? वो खौफ में जीता है? आज डेली लाइफ उसकी 10 साल पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है। मुझे किसी ने ये बात कही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कभी रात में ट्रेन में चलिए मेरे साथ, और मैं ट्रेन में गया, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बैठा, और मुझे बताया कि बताइए यहाँ पर कितने मुसलमान बैठे हैं। हमने 3-4 को देखा। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हैं? तो बोले, सर अगर हम टिफिन में भी गोश्त नहीं रख रहे हैं आजकल, ये रियलिटी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है। और ये जितने भी जो धर्म संसद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि एक्शन लो, एफआईआर लो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना उसको, मैंने, आपने नहीं कहा। कि धर्म संसद करके क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या थ्रेटन कर रहे हैं? आप एक सांसद के ऊपर, टोल गेट के ऊपर 6 राउंड गोलियां चलाते हैं। ये अलग बात थी कि मेरा टाइम नहीं आया था, मौत एक खिला है, जैसा मैंने कहा था, हज़रत अली ने फरमाया था, गोली नहीं लगी। आज भी परेशान करती है लगता है वो हमले की घटना आपको? नहीं, हो गया, वो 3-4 दिन का रहता, मगर वो सब देखिए, मैं इस बात, कमाल है ओवैसी साहब, गोली चली इतनी सारी, आप कह रहे हैं बस 3-4 दिन में भूल गया मैं। नहीं, मैं आम आदमी उसे जीवन भर ना भूले। नहीं ना, कि क्या, नहीं देखिए, सवाल ये नहीं है। मैं दूसरे दिन पार्लियामेंट गया, तकरीर किया, अपना काम शुरू किया, अब क्या करना है? अगर ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, गलती है, गलत महसूस कर रहे हैं, मगर ये रियलिटी है। आप, अच्छा, एक ट्रेन में एक बूढ़ा, महाराष्ट्र में 70 साल का बूढ़ा, पकड़ कर उसको मारे। अच्छा, वो कौन थे मारने वाले? वो पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्जाम लिखने जा रहे थे मुंबई को। हिंदू पक्ष और बीजेपी संघ, वीएचपी, जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो, और जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिम इलाकों में पत्थरबाजी क्यों होती है? ओवैसी साहब, क्यों पत्थर फेंकने चाहिए? हर जगह पत्थर होते हैं, हर जगह पत्थरबाजी होती है। नहीं होती है पत्थरबाजी? हर जगह पत्थरबाजी होती है। गड़बड़ कर कोई बदमाशी करना चाहे तो दोनों समाज में लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि अमन रहे। आप उनको रोकिए ना, आप उनको रोकिए। अच्छा, ये जो आप दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में जो जाकर आपने मस्जिद के सामने जो तमाशा किया, उसको क्या बोलेंगे आप? जो मस्जिद के अंदर हमला किया आपने, उसको क्या बोलेंगे आप? और फिर उसके बाद आपने वो जो काम नहीं हुआ तो आपने उनके बुलडोजर से घर तोड़ा दिए। अब बुलडोजर पे भी रोक लग गया। मगर आज आप और हम जब बात कर रहे हैं, गुजरात में से कई जगहों पर आज भी बुलडोजर चल रहा है। पर पत्थरबाजी तो गलत है ना ओवैसी साहब? अरे पत्थरबाजी तो बहुत हुई, इतना तो कह सकते हैं आपकी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 6 दिसंबर को पत्थरबाजी हुई थी तो आपने मस्जिद तोड़ दिया, बताइए। 6 दिसंबर को पत्थरबाजी हुई थी,
दिल्ली के सड़कों पर सिखों ने पत्थर फेंका था तो आपने पूरों का उनका जेनोसाइड कर दिया। मुंबई की सड़कों पर पत्थरबाजी हुई थी जो आपने श्री कृष्णा कमीशन को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा वो आप जानते हैं। क्लीन चिट दे रहे हैं, नहीं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं मैं, आपको कह रहा हूं कि हाशिमपुरा पत्थरबाजी से हुआ, ले जाकर आपने 35 मुसलमानों को नदी के किनारे गोली मार के फेंक दिया। नली का मैसेकर किसकी स्पीच से हुआ था, कौन से उस वक्त बीजेपी के लीडर से? इसकी हिस्ट्री है, आपको पढ़ना चाहिए। ये बीजेपी का वन पॉइंट एजेंडा है, मुसलमान मुल्ला जी बस यही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। तस्वीर के दो रुख होते हैं। ओवैसी साहब, दिल्ली का चुनाव कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है? मेरी कोशिश ये है कि मेरे दो कैंडिडेट पहले जीत जाएं। आपका असेसमेंट क्या है? नहीं मुझे नहीं दिल्ली आप अक्सर खूब रहते हैं। अरे आपके पास क्या क्या बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट बैठते हैं आपके रोज शो में, आपको डेटा देते हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं क्या लग रहा है आपको? अरे हमें तो ये लग रहा है आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे है, लेकिन मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लगता नहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। मेरे को नहीं मालूम, मेरे 2 सीट की मुझे फिक्र है। अब कौन क्या करेगा, किधर करेगा, कैसा करेगा, मुझे नहीं मालूम। अब देखिए, दिल्ली के चुनाव में ओवैसी साहब आप कूदे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो खुलकर बोलना पड़ेगा। लोग तुलना कर रहे हैं 10 साल केजरीवाल के, 15 साल शीला दीक्षित के, और उससे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के। आप दिल्ली दशकों से आ रहे हैं, यहां रहते भी हैं, यहां घूमते भी हैं। आपको सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा? देखिए, केजरीवाल जो है ना, ये छोटा रिचार्ज है, और ये इनकी पैदाइश हुई है यहाँ पर, एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उनको पैदा किया गया था। ये लैब ग्रोन है, ये आजकल लैब ग्रोन डायमंड होता है, तो ये वहाँ से उनकी पैदाइश हुई है। और ये कंप्लीट हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, दंगे हो रहे थे, तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, वो कहाँ जाकर बैठे थे? कहाँ जाकर बैठे थे? उनको चाहिए था कि वो उन इलाकों में जाते जहां पर दंगे हो रहे हैं, लोगों को अपील करते। मैंने इंटरव्यू किया था, यही बात आपके बारे में कह रहे थे। वो बोले बीजेपी के बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। आ गए दिल्ली के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करवाने, बीजेपी को फायदा पहुंचा। अरे तू 6 महीने जेल में रह के आया, किसको बोल रहा है? वो भी शराब के मामले में है, शराब के मामले 6 महीने तुम जेल में रह के आए। अरे तुम पे केस चल रहा है, तुम कौन सी बात कर रहे हैं? अच्छा, वो जो तुम्हारा ताहिर हुसैन है, तुम्हारे पार्टी के एक आदमी ने जाकर पूछा नहीं उस घर पे कि तुम कैसे हो, और उसके घर की छत के ऊपर बैठकर अब जो मुख्यमंत्री है कई मर्तबा बैठकर ताहिर जरा बिरयानी खिला, गोश्त खिला। जब ताहिर हुसैन तुम अच्छा दिखा, ओखला में कभी चलिए हमारे साथ, ओखला और मुस्तफाबाद, सीलमपुर मेरे साथ चलिए, चल के मुस्लिम इलाकों में देखिए कितने क्लिनिक हैं, कितने स्कूल हैं, कितने अस्पताल हैं, क्या बकवास है। अगर आपको दिल्ली में माउंट एवरेस्ट देखना है ना कचरे का, ओखला आ जाइए। ओखला में है माउंट एवरेस्ट कचरे का। ये इनकी देन है, ये इनकी देन है कि लोग जेल में हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये सब दिखावा एक है। बी टीम सी टीम बोल रहे हैं। गुजरात को तुम जाके लड़े इलेक्शन, यहां पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में तुम एक सीट नहीं जीत सके। क्यों नहीं जीत पाए भाई? तुम क्या डील कर लिए थे कि मैं तुम्हारी चाय पी लूंगा और तुम मुझे माफ कर दो? ये सब हो रहा है ना, कौन सा डेवलपमेंट हो बताइए हमको। ओके, ओवैसी साहब, मुझे नहीं पता आपसे पहले आपसे ये सवाल पूछा गया है। नहीं, मुझसे बहुत सवाल किए गए, आप पूछते ओके रहिए। आप पर परिवारवादी होने का भी आरोप लगता है। कौन सा परिवारवाद? आपके दादाजी, फिर उसके बाद आपके पिताजी, पार्टी हो या हैदराबाद की सीट हो, या फिर उस पूरे इलाके की राजनीति हो, आपको विरासत में मिलती आई है। आपका दल भी परिवारवादी दल है। अब हम बीजेपी के कैंडिडेट को 3,30,000 वोट से हरा कर आए। ये जनता ने हराया, हमने नहीं हराया। तो आप जनता को इतना वो मत समझिए, आवाम है, काम करना पड़ता है। हाँ, फैमिली में एक मर्तबा का इलेक्शन सही होता है अगर आप जीत गए तो, मगर उसके बाद कांस्टेंट आपको इतना टेस्ट होता है। आज भी मैं पिछले 94 से राजनीति में हूँ, हम 2024 में आ गए। आज भी लोग आके बोलते हैं कि भाई साहब आप में आपके पिताजी की बात नहीं है, मेरे मुंह पे बोल के जाते। तो ये लोग हैं, तो आपको कांस्टेंट स्ट्रगल है। आप भी मानते हैं? हाँ? आप भी मानते हैं ये बात कि पिताजी जैसा मैं नहीं बन पाया? बिल्कुल, आपसे बेहतर थे वो। बिल्कुल थे। बाप ही होता है। किस मामले में? नहीं, आप अपने बाप से अच्छे होने की कोशिश करते हैं, समझे ना, मगर वो बाप होता है। जिन्होंने हमको
हम उनके पैरों के पास बैठकर सियासत सीखे, ज़िंदगी के उसूल सीखे, अच्छा बुरे की तमीज़ पैदा हुई, तो हमारे लिए तो वो हमें मौजिज़ रहेंगे, मेरे लिए। मगर ये अच्छा, आप 5 बार सांसद रहे, अभी हैं, हाँ, और वो शायद आपसे भी ज्यादा बार सांसद रहे ना, 6 हैदराबाद मरतबा, से? 6 बार रहे। 6 बार, वो अब आप उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले वो हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेटर भी थे, हाँ। फिर 20 साल एमएलए थे, और फिर बहुत मुश्किलात उन्होंने उठाई, मुझसे ज़्यादा बहुत मुश्किलात, खैर अलग चैप्टर है वो। मगर तो वो चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप संभालें उनकी नहीं, विरासत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई आकर बोलने के बाद बस तुमको लड़ना है। मुझे बहुत पूछा गया, समझाया गया, और मेरा डिसीजन था वो। कब लिया था ये फैसला आपने राजनीति में आने का? तो हम जब इंग्लैंड से लॉ करके आए थे 94 में, जब ये डिसीजन मैं खुद लिया हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ उसका, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप। देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी मोहब्बत है ये कि आपको खाली वन वे मोहब्बत करना पड़ता है। राजनीति वो होती है, तो आपको काम करना पड़ता है। आप जब तक काम नहीं, ऐसा नहीं है, टू वे आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, ऐसा नहीं, लोग बहुत पसंद करते हैं, देखते नहीं, जहां भी आप जाते हैं भीड़ लग जाती है। मैं वन वे का मोहब्बत ये है कि आपको काम के लिहाज से बोल रहे हैं। जब तक आपको एक पैशन नहीं रहा, कमिटमेंट नहीं रहा, अगर कोई आ रहा है कि भाई बहुत उसमें ग्लैमर है, वो है, तो भाई वो 6 महीने में खत्म हो जाता है पूरा। कैसे लिया था, किस हालात में ये फैसला लिया था आपने कि लॉ करके आए थे, बताइए, यूके से, और उसके बाद बोले हैदराबाद की गलियों में खाक छाननी पड़ेगी राजनीति करने के लिए? तो हमारे वालिद साहब भी खाक छान रहे थे, वो वहीं से निकले थे, कॉरपोरेटर से आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। हैदराबाद बहुत ही अच्छी जगह है, मुबारक जगह है, हम सलाम करते हैं हैदराबाद को। ये नहीं सोचा कि लॉ किया है यूके से तो वकील बड़े बन जाएं, बहुत पैसा भी है, नाम भी है? नहीं, ऐसा सब सोचे थे, सब सोच के फैसला लिए, सब सोच के फैसला। अब तो शायद लॉ नहीं करते हैं, प्रैक्टिस अब तो नहीं, अब तो खाली आपके चैनल पे आके ज्ञान देते रहते लॉ के बारे में। मतलब अब लॉ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत करते हैं अभी भी? नहीं, पढ़ाई तो सबको करना पड़ता है ना। आप ये पढ़ाई का ऐसा चीज़ है कि हमारे इस्लाम में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम अहमद बिन हम्बल उनका नाम था, रहमतुल्लाह अलैह। तो वो अपनी एज के आखिरी, ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आ गए थे, तो एक बच्चे से एक बात सुने। तो उस ज़माने में अपने जेब से एक कागज़ निकाले, लिख लिए। बच्चे से बोले, तुमने क्या कहा था? तो लोगों ने बोला, आप तो इतने बड़े इमाम हैं, जूरिस्प्रूडेंस आपको आता है, फ़िक़्ह आता है। तो बोले, नहीं, ये बच्चे ने विजडम की बात कही, लिख लिया हूँ, और जब तक मैं खबर में नहीं जाऊँगा मैं सीखता रहूँगा। तो सीखने की ज़रूरत है। आप कोई इस दुनिया में, माने आपको हमको पढ़ना पड़ता है, आप भी पढ़ते होंगे, क्या चैनल में बैठे तो आप बिल्कुल अपनी रिसर्च करना पड़ता है। तो पढ़ना, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि नहीं मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ, तो फिर आप गए। कैसे स्टूडेंट थे ओवैसी साहब? अच्छे मार्क्स आते थे? नहीं, अभी आप क्यों जा रहे हो उधर, आप छोड़ दीजिए। तो आप क्या छिपाना चाह रहे हैं स्कूल लाइफ का, अपना कॉलेज लाइफ का? नहीं, बहुत अच्छी स्कूल लाइफ थी। हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट में हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाया, बहुत अच्छी तालीम हमारी दिलाई, हम कोशिश किए, तो बहुत अच्छा हमारा रहा। निज़ाम कॉलेज में ग्रेजुएशन किए, अच्छा रहा। अच्छा। आप 8 भाई बहन थे? 8 भाई बहन? नहीं, हम लोग 4 हैं, 3 भाई 1 बहन। 4 भाई बहन। वो बुलेट कॉलेज के जमाने से आपके पास थी, या वो बाद में लिए जो बुलेट आप चलाते हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे निज़ाम कॉलेज में हमको ESD दिलाई गई थी। ESD थी, अभी भी है, हमारे भाई के पास है वो। अकबरुद्दीन चलाते हैं? वो भाई वो बड़े स्मार्ट आदमी हैं, डैशिंग है। नहीं, आपने भाई कहा तो मेरे जहन में वही आया। हाँ, चलाते हैं, सबको चलाते हैं वो। अच्छा, आप ये 2 ही भाई राजनीति में हैं, बाकी आपके भाई क्या करते हैं? नहीं, वो दूर क्यों रहते हैं? नहीं, वो अपना, उनका अलग काम है। वो अखबार के एतमाद, एक उर्दू अखबार है, उसके एडिटर हैं, और माशाल्लाह से अच्छा चलता है अखबार, उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। ओवैसी साहब माताजी से ज्यादा प्रभावित रहे अपने या पिताजी से? देखिए, कोई बोल ही नहीं सकता कि माँ और बाप है, माँ है। माँ में जो शफकत और रहमत होती है, मोहब्बत होती है, बाप में जो इक़बाल होता है, तो आप दोनों से सीखते हैं। दोनों की तरबियत आपको अच्छा इंसान बनाती है। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही कि अल्लाह ने मुझे ऐसे अजीम माँ बाप के ज़रिए इस दुनिया में पैदा किया। तो माँ हमारी अभी बक़ैद हयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, और उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे। आप तो मीडिया, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, आप पर आरोप लगता है कि आप अपने बच्चों को, पत्नी को, परिवार को दूर रखते हैं, बैकग्राउंड में रखते हैं। कौन आरोप लगा रहा है?
आप सोशल मीडिया पढ़िए आप। अरे कौन भाई, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी फैसला करेगी, मेरे बच्चों का हम लोग फैसला करेंगे। अब हर कोई खड़े होके बोलेगा कि नहीं भाई हम फैसला करेंगे, तो भैया तो नहीं हो पाएगा ना। आपके बच्चों में 4 बेटियां हैं आपकी? हाँ 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां, 1 बेटा। बेटा शायद आपने बताया 9वीं क्लास में है। जी जी जी। उनमें से किसी का राजनीति में आने का कोई प्लान, कुछ इच्छा? मैं तय नहीं कर सकता इस बात। वो लोग, उनको जो इंटरेस्ट है वो जरूर करेंगे उसमें। अभी तो नहीं मालूम, अभी तो क्या करेंगे वो लोग। अभी कोई ऐसा सोचा नहीं है आपने? नहीं मालूम सर। आज का जनरेशन जो है ना, जनरेशन जी बोलिए, जी आप बोलिए, वो लोग दे आर वेरी फोकस्ड और एम्बिशियस होते हैं वो लोग। तो अभी नहीं मालूम। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का रिश्ता कैसा है? भाई है मेरे, सगे भाई, एक बाप की औलाद है। और क्या बोले आपको। कई बार आप छोटे भाई की वजह से मुश्किल में भी पड़े हैं। नहीं उन्होंने ऐसा बयान दिया 15 मिनट का, आज तक आपके पीछे दौड़ता है। कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपनी जान, अपना हर चीज अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, वो मेरे पार्टी के मेंबर है, उसके लिए कुर्बान करने के तैयार हूँ। मेरे लिए वो मेरे भाई भी हैं, मेरे पार्टी के एमएलए हैं, तो जाहिर है पार्टी के लिए सब कुछ है, करेंगे, क्या है उसमें। वो 15 मिनट वाला बयान ओवैसी साहब हॉन्ट करता है आज भी? क्यों हॉन्ट करता है? आप लोग हॉन्ट करते हैं हमको, उसको ले लेकर आप लोग चलाते, हमको मालूम ही नहीं। आपने अभी हाल में एक रैली में वो लिया था 15 मिनट वाला नाम। क्यों लिए? 15 मिनट का फिर आपने ऐसे नहीं, क्यों मीडिया ने चलाया उसको पूरे महाराष्ट्र में 15 मिनट। तो हम जब भाषण दे रहे थे शोलापुर में, तो भाषण से पहले पुलिस ने नोटिस दे दिया हमको कि आप ये नहीं बोलेंगे। हमने कहा कि भाई मोदी आए थे, सब आए थे, उनको आप नोटिस नहीं देने, आपको दे रहे हैं। और वो बार बार मुझे घड़ी दिखाया, वो इंस्पेक्टर, ये घड़ी, तो मैं उसको इग्नोर किया। फिर दिखाया मुझे, मैंने कहा हाँ अभी 15 मिनट है, तो वाकई में 9:45 हो रहे थे। फिर आपने 15 मिनट का फिर आपने अरे नहीं, तो आप लोगों ने चलाया ना, तो हम क्या करेंगे? हम तो, आप फुल टॉस दे रहे हैं तो हम तो मारेंगे ना उसको। कभी मंदिर वगैरह जाते हैं? मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कभी ओवैसी साहब, या नहीं अलाउ नहीं करता आपका धर्म? नहीं, धर्म का नहीं है। देखिए, ये आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में हर किसी को अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने जो धर्म की जिम्मेदारियां निभाने का इख्तियार हासिल है। आप अपने मस्जिद को जाइए, आप अपने मंदिर को जाइए, अपने गिरजाघर को जाइए, अपने गुरुद्वारा को जाइए, और पूरे इत्मीनान के साथ जाइए। ये राइट हमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब नरेंद्र मोदी जाते हैं सऊदी अरब, जो गल्फ कंट्री, सऊदी अरब गए, यूएई गए, यूएई में तो बड़ी मस्जिद को देख लिए, क्या क्या देख लिया, मगर फिर यहाँ पर संबल और अजमेर में क्या हो रहा है? फिर वो जब टोपी नहीं पहनते तो आप उन पर हमला क्यों करते हैं? वो सबको टोपी पहना दिया ना, देश के नौजवानों को टोपी पहना दिया मोदी जी। आप कहते हैं वो मुसलमान की टोपी, मुस्लिम कैप नहीं पहनते, आप भी तो नहीं जाते ऐसे दूसरे धर्म के किसी? नरेंद्र मोदी ने तो देश के नौजवानों को टोपी पहना दिया। 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, 25%। बोलिए और बोलिए, मोदी बोलिए। नहीं ओवैसी साहब देखिए, टू बी फेयर, आप कहते हैं मोदी योगी मुस्लिम कैप नहीं पहनते, मना कर देते हैं। सवाल, आप भी तो नहीं जाते मंदिर, बताइए। देखिए एक बात सुनिए, मैं किसी मंदिर के खिलाफ था ना कभी रहूंगा। आपको मैं बता रहा हूं, आप अकबर की बात कर रहे हैं। 5 दिन पहले की स्पीच अकबर की, चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में अकबर ने कहा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लाल दरवाजे की बहुत पुरानी मंदिर है, उसका 10 करोड़ रुपए दीजिए। और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 400 साल पुरानी मंदिर है, कुली कुतुब शाह जमाने की, उसको इंप्रूव करिए। ये होना चाहिए इसका। अच्छा, मैं क्यों जाकर तो कोई नहीं कह रहा ना कि नहीं यहाँ मस्जिद थी, यहाँ दरगाह थी, ये तो हम नहीं कर रहे हैं ना। फर्क महसूस करिए आप। और कौन कर रहा है वो? अबे ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को दरगाह नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ओवैसी साहब, एक मेरा रैपिड फायर राउंड होता है, छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब। 15 मिनट बहुत हो गए। ओके, असदुद्दीन ओवैसी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या देश का मुसलमान खतरे में है? छोटा जवाब प्लीज। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? देश का संविधान, देश के इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खतरे में है। क्या देश का हिंदू खतरे में है? देश के हिंदू नौजवानों को बेरोजगारी की वजह से वो खतरे में आ चुके हैं। क्या मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? संविधान के तहत बन सकता है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब मेरी तो ख्वाब है कि कोई मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। ख्वाब है, लेकिन होता हुआ दिखता है आपको? नहीं, ख्वाब पूरे होंगे ना। आपको तो पहले ख्वाब देखना चाहिए। मानक साहब ने भी ख्वाब देखा होगा, कुछ बड़ा बनूंगा तो बने ना। ओके, देश का क्या कोई चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हो सकता है? बहुत अरसे से हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बन सकता है मगर कोई बनाना नहीं चाह रहे, इसलिए कि टिकट ही नहीं देते।
इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतना तो दूर की बात। ओके, इस्लाम बड़ा या मुल्क, ओवैसी साहब? ये सवाल आपको नहीं लगता कि ये खादर खान का पुराना डायलॉग हो गया? वही पूछा जा रहा है, वही पूछा। अरे भाई, देश के संविधान में हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई कि आप फख्र से अपने अपने समुदाय, अपने अपने रिलीजन पर चलें। ओके, देश को ज्यादा किसने लूटा ओवैसी साहब, अंग्रेजों ने या मुगलों ने? अंग्रेजों ने। मुगलों ने तो यहाँ आकर यहीं रह गए, वो पैसा बाहर नहीं भिजाए। और जब मुगल थे, हाईएस्ट जीडीपी इस देश का कोई 20% था, या उससे बढ़ के ज्यादा याद नहीं आ रहा। वह ये कोई इसका कोई किताब में भी लिखा गया है जिक्र उसका। ठीक है, ओवैसी साहब, संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा इस देश में आप किसे मानते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रही हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर काम नहीं किया, उसके स्पिरिट को सामने रखकर काम नहीं किया, उन्होंने संविधान को कमजोर किया। ओके, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में आप कौन सा नेता मानते हैं? मुसलमानों का दुश्मन नेता? जी, पीछे भी जा सकते हैं आप, इतिहास में जाना चाहें तो। नहीं, वो दुश्मन वही लोग हो सकते हैं जो मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते। कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त निकल जाएगी, टाइम बहुत कम है ना, रैपिड फायर में तो। मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? मुसलमानों का कोई नेता रहा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ओवैसी है। नहीं, मुसलमानों का कोई नहीं। मुसलमानों ने एक फैसला लिया जो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं कि अब हम देश आज़ाद हो गया। लखनऊ के उस मशहूर ग्राउंड में फैसला लिया गया था कि नहीं, अब मुस्लिम नेता नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, हमारे मजहबी उलेमा हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे सर के ताज हैं, मगर सियासी तौर पर हमने नेहरू से लेकर, फिर इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, लालू, शरद पवार, सबको नेता माना। मगर आज जमीन पर क्या हकीकत है? जमीन पर हकीकत यह है कि कोई नाम लेने को तैयार नहीं है मुसलमानों का। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? बेस्ट तो नहीं बोल सकते, मगर इतना तो बोल सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने इस मुल्क की डाइवर्सिटी, इस मुल्क की प्लुरलिज्म के लिए अच्छा काम करना शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली सेकंड टर्म में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ओवैसी साहब? ये तो देश की जनता तय करेगी, आप और हम तय नहीं करेंगे। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? ये देश की जनता तय करेगी, मैं क्या तय करूंगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या असदुद्दीन ओवैसी सीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान गलत था? कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट के फैसले में तो आगे की बात वो बोले ही नहीं। क्या ओवैसी भाइयों को गलत समझा जाता है? आर दे मिसअंडरस्टूड? नहीं, आपका इख्तियार है, आप गलत समझिए, अच्छा समझिए, मगर हम अपना काम करते रहेंगे। तो अब मैं तो कोई बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं डिक्टेटर तो नहीं हूँ कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ लिख देंगे तो आपको पुलिस आके उठा लेके ले जाएगी, यूएपीए लगा देगी। क्या टू नेशन थ्योरी को आप गलत मानते हैं? देश का बंटवारा गलत था ओवैसी साहब? पहले ये समझने की जरूरत है कि टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाले सावरकर थे अपने प्रेजेंट एड्रेस में, उसके बाद जिन्ना थे। और अगर आज भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, इसलिए हैं कि उन्होंने इन दोनों टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और भारत के संविधान के ऊपर जो उस वक्त के संविधान बनाने वालों ने हमको भरोसा दिलाया कि इस देश में आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी मज़हबी इबादत गाहों का हिफाजत होगी, आपको इक्वालिटी में हक़ मिलेगा, और हम इस देश में हैं और मैं रहेंगे। कुछ नाम लूंगा ओवैसी साहब, कुछ नेताओं के, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी। इस मुल्क के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का जिम्मेदार वो हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठ गया, उसके जिम्मेदार हैं। अमित शाह। यूएपीए को उन्होंने बहुत ही एक सख्त कर दिया, जिससे कई लोग आज जेलों में हैं। राहुल गांधी। मेरे को नहीं मालूम। अरविंद सही कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल। दूसरा नाम है, ये नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। शीला दीक्षित। उनके दौर में, क्योंकि जब क्या आपने कुछ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली का मैसेकर याद आता है, और उनका भाषण 4 दिसंबर का। वाजपेयी जी को तो लोग उदारवादी मानते हैं। हाँ, वाजपेयी जी को तो उदारवादी नेता मानते हैं। अब मत जाइए, बहुत अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो अंग्रेजों तक जाना पड़ेगा। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी। वो रथ यात्रा और उसके बाद क्या क्या इस देश में हुआ था। योगी आदित्यनाथ। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बुलडोजर कर रहे हैं। एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके दौर में उनकी हत्या हो गई। संभल में
उन्हीं के दौर में एक पुलिस के ओहदेदार वर्दी में रिलीजियस फंक्शंस में जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, पहले कांग्रेस में थे वो, माधवी लता, इलेक्शन हार गए। रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं तेलंगाना को और ऊंचा ले जाने के। तेजस्वी यादव, कौन है ये? तेजस्वी यादव अच्छा, ये लालू जी के बेटे हैं जी, ना? जो आपकी पार्टी तोड़ दिए थे। हाँ, तोड़े हैं, अब हम उनको तोड़ेंगे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अब ये मुख्यमंत्री जब थे आज़ादी के बाद 50,000 लोग बेघर अगर हुए तो इनके मुख्यमंत्री के दौर में मुजफ्फरनगर में। उद्धव ठाकरे, इन्होंने मुख्यमंत्री होकर महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा था कि हमारी पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। देवेंद्र फडणवीस, जो चुनाव में आप पर मंच से कह रहे थे सुन ले ओ वैसी, वो देखा होगा आपने वीडियो? हाँ, नागपुर के ब्राह्मण है वो जी। पहला शब्द यही आता है आपके जहन में? हाँ, यही आता है। हाँ। ममता बनर्जी, कभी बीजेपी के साथ थी वो। चंद्रबाबू नायडू, वो भी कभी बीजेपी के साथ आज भी हैं। आज भी हैं। अब बोले दीजिए ना आप। नीतीश कुमार, वो किसके साथ है उन्हीं को नहीं मालूम होगा। नहीं, मगर एक शुरू पॉलिटिशियन है जो बोलते हैं एक है और हो जाता कुछ और या कर देते कुछ और। प्रशांत किशोर, अभी नई इश्क है उनका, अभी आगाज हुआ है, इब्तिदा इश्क है। राजीव गांधी, अब बेचारे ताले खुलवाए थे उन्होंने, अब हत्या हो गई उनकी, वो नहीं रहे दुनिया में, तो अब हाँ वो सही है। वो तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप में बूटा सिंह ने जाकर शिलान्यास करवाया था। इंदिरा गांधी, उन्होंने 71 में जो किया हम जानते हैं, बांग्लादेश का इशू में बड़ी मदद की थी। फिर उन्हीं के ज़माने में बड़े बड़े राइट्स भी हुए, मगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी वो। नेहरू जी, देखिए नेहरू से हम भी बहुत इख्तलाफात कर सकते हैं और करते रहेंगे, मगर उन्होंने जो आज़ादी के बाद जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया, और उन्होंने पुलिस और आर्मी के दरमियान में एक पैरामिलिट्री फोर्स को क्रिएट किया था। चलिए फाइनली असदुद्दीन ओवैसी ने किसी की तारीफ की, वरना ओवैसी साहब किसी की तारीफ नहीं कर नहीं, मैं तारीफ नेहरू की आपको कर भी रहा हूँ और तनकीद भी किया हूँ आपके प्रोग्राम में। बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदुस्तान का सबसे काबिल तरीन पढ़ा लिखा नेता हुआ है अभी तक, और कोई नहीं है अभी तक। जिन्ना, अभी उनको तो रिजेक्ट कर के हम यहाँ भारत को अपना वतन माने और मानते रहेंगे। वीर सावरकर, टू नेशन थियरी की सबसे पहले उन्होंने लिखी थी, और हिंदुत्व की जो किताब लिखी थी, और वो किताब की वजह से आज इस माहौल में मुसलमानों पर शक किया जाता है कि हमारे लिए पुण्य भूमि नहीं है, पुत्र भूमि नहीं है। ये महात्मा गांधी, गांधी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया इस देश की आज़ादी में, और अफसोस के जिन लोगों ने उनको कत्ल किया, कपूर कमीशन ने कहा था कि कॉन्स्पिरेटर में सावरकर का भी रोल था। नाथूराम गोडसे, हिंदुस्तान का आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट। हाँ, गांधी को मारने वाले को आप देशभक्त बोलेंगे, टेररिस्ट बोलेंगे ना? हत्यारा भी कह सकते हैं। नहीं, टेररिस्ट बोलेंगे। अगर बंदूक उठाएगा कोई भी तो टेररिस्ट है, जो कोई बंदूक उठाएगा वो टेररिस्ट है। जो बंदूक देश में उठाएगा वो टेररिस्ट है। बिल्कुल, आप जो बंदूक उठाएगा वो टेररिस्ट है, वो तो लॉ कहता है ना। आप और हम कहने की जरूरत नहीं है। मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही गोडसे को टेररिस्ट बोले? मुझे कोई तकलीफ नहीं। कोई बात नहीं, चलिए पास चलिए। मर्डरर भी कह सकते हैं। नहीं, टेररिस्ट है। किसको मारा आपने? किसको मारा? एक ज़ईफ बूढ़े आदमी को आपने उसके जिस्म में नमस्ते करके उसको उसके छाती पर आपने गोलियां चलाई। बाबर, हाँ, बाबर, मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। औरंगजेब, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अफजल गुरु, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछिए, मैं कुछ बोल दूंगा आपको। अफजल गुरु कलेक्टिव कॉन्शियस का जजमेंट याद आता है मुझे, वर्ड याद आता है। टेररिस्ट, कलेक्टिव कॉन्शियस, वो कोर्ट ने तो उनको दिया सजा,
और फिर उसके बाद कलेक्टिव कॉन्शियस का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ था उस वक्त, और कमाल उनको करते फांसी हो वैसी साहब। अरे नहीं, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया उसे आतंकवादी नहीं कहते आप। कलेक्टिव नहीं, कोर्ट का जजमेंट मानते हैं ना, उसने कहा जजमेंट में कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए ये जजमेंट में बात आई थी। मतलब नाथुराम गोडसे टेररिस्ट है और अफजल गुरु नहीं नहीं, terrorist अफजल नहीं, कोर्ट का जजमेंट है, मानते हैं भाई, इसमें क्यों इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको, मानते Okay. हैं। पाकिस्तान, हम नहीं गए 47 में, आप पछतावा तो नहीं है? हम बाय चॉइस हैं इंडियन, आप बाय बर्थ हैं, आपके पास चॉइस नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी, कितनी भी गुगली, कितनी भी बाउंसर फेंको, बॉल कोई छोड़ते नहीं। आप क्रिकेट खेलते थे ना ओवैसी साहब? मैं पढ़ रहा था अभी रिसर्च। जाने दीजिए, अभी लंबा हो गया। क्रिकेट खेलते थे ना ओवैसी साहब? हाँ खेलते थे एक जमाने में, अब 5 साल का टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। अच्छा, सुकेश के पास एक सवाल है। सुकेश कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? और किसी के पास कोई सवाल है? Thank you, जल्दी से क्विकली 1-2 सवाल लेंगे बस, दैट्स। हाँ जल्दी। माइक ऑन कर दीजिए। सर मेरा सवाल सेक्युलरिज्म पे है कि मैं गंगा यमुना दोगाब क्षेत्र से आता हूँ, ये मुजफ्फरनगर और ये बिजनौर मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है। सर मैं उसी संस्कृति में पला बना हूँ, बड़ा हूँ। हम हिंदू मुस्लिम एकता को देखता आ रहा हूँ, और आप बात करते हैं समाज को अलग करने की। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपके बयान नहीं, आपको सर नहीं, मेरी बात जवाब सुनिए, मैं इतनी देर बात किया, चलिए भाषण में कुछ बोलता हूँ अलग बात है। नहीं मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई। नहीं 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 नहीं, आपको इतनी देर में मैं किसी को बांटने की बात कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है तो मेरे लिए भी अच्छी होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें बांटने की बात नहीं कह रहा हूँ। और अगर आपके पास MP कौन है आपका बिजनौर से? सर नगीना लोकसभा सीट लगती है, चंद्रशेखर आजाद। नहीं नहीं, और एक भी तो सीट है बाजू में, चंदन चौहान RLD। सर बयान संसद भवन में जब आपने ये बोला था कि जय फिलिस्तीन जय मीम, लेकिन जय हिंद में संकोच क्यों था? मेरा बस ये सवाल है। नहीं देखिए, आप पार्लियामेंट में मेरे कई स्पीचेस हैं जहां पर मैंने अपनी स्पीच को जय हिंद पे ख़त्म किया। फ़लस्तीन पे जो बोला गया है, आप शायद नहीं जानते कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बड़े बड़े लोगों ने फ़लस्तीन की तायीद की थी, सपोर्ट किया था। और जो जेनोसाइड आज फ़लस्तीन में हो रहा है, जहां पर 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है इजरायली ज़ायनिज़्म की वजह से, जिसमें से 20,000 बच्चे मारे गए, वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करने की दवा नहीं है उनके पास। और सबसे बड़ा एक कॉलोनियल पावर है ज़ायनिज़्म, इजराइल, जो वहाँ पर ये कर रहा है। एक और सवाल बस, टाइम खत्म है उसके बाद। 1 मोर क्वेश्चन, जल्दी क्विकली। वहां दे दो, नहीं है तो जल्दी दो, उधर दो, उधर जल्दी। सर ये वक्फ बोर्ड के अनुसार जैसे है वक्फ बोर्ड, क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? क्या? नहीं, फिर से बोलिए। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनना चाहिए क्या? अगर बनना चाहिए तो क्यों, और नहीं बनना चाहिए तो क्यों? नहीं, बना लीजिए आप, कौन रोक रहा है आपको? मगर हमारा वक्फ बोर्ड हमसे क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? सनातन बोर्ड बना, एंडोमेंट बोर्ड तो है ना। एंडोमेंट जितने भी भारत में एंडोमेंट बोर्ड है, वो तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम मस्जिद, दरगाह, खानखाओं की देखभाल के लिए बनाया गया है। अगर आपको लगता है सनातन, मैं अपोज नहीं करूंगा उसको, बनाइए आप। मगर क्या उसमें आप किसी नॉन सनातनी तो मेंबर नहीं बनाएंगे ना? बनाएंगे आप? नहीं बना सकते ना, तो हम वही कह रहे हैं यहाँ पर भी। ओवैसी साहब, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, मंथन में आए और इतना लंबा आपने इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।